दुनिया हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से सिकुड़ गई है। देश तेजी से मल्टीकल्चरल हो रहे हैं और एक देश में विकसित किए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे देशों में उत्साही स्वीकृति मिल रही है। एक जर्मन बिजनेसमैन एक इटालियन सूट पहनकर एक इंग्लिश फ्रेंड से मिलने जापानीज रेस्टोरेंट में जा सकता है, जो बाद में घर लौटने पर रशियन वोडका पीता है और कोरियन टीवी पर एक यूएस मूवी देखता है। उभरते बाजार जो कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म को अपनाते हैं, विशेष रूप से आकर्षक टारगेट्स हैं। कुछ मार्केटर्स को विकसित और विकसित दोनों बाजारों में सफलता मिल रही है। ह्यूंडई के रैपिड असेंट पर विचार करें। ग्लोबल मार्केट्स में टैपिंग। एक समय चीप और अनरिलायबल कार्स के पर्यायवाची ह्यूंडई मोटर कंपनी ने एक मैसिव ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव किया है। 1999 में इसके नए चेयरमैन मोंग चंग ने घोषणा की कि ह्यूंडई वॉल्यूम और मार्केट शेयर पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा बल्कि क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करेगा। कंपनी ने इंडस्ट्री लीडर को बेंचमार्क करना शुरू किया, सिक्स सिग्मा प्रोसेसेस अपनाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को क्रॉस फंक्शनली ऑर्गेनाइज किया, सप्लायर्स के साथ अधिक करीब से पार्टनर किया और क्वालिटी ओवरसाइट मीटिंग्स को बढ़ाया। जेडी पॉवर्स यूएस न्यू व्हीकल क्वालिटी के अध्ययन में 2001 में 37 ब्रत्स में 32 एनडी नंबर पर रहने के बाद ह्यूंडई 2009 तक 4th नंबर पर पहुंच गया, जिसे केवल लक्जरी ब्रत्स लेक्सस और कैडिलैक ने पार किया। ह्यूंडई ने अपने मार्केटिंग को भी ट्रांसफॉर्म्ड किया। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग 10-ईयर वारंटी ने विश्वसनीयता और गुणवत्ता का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा और अधिक कंज्यूमर्स ने इसके स्टाइलिश कार्स में ऑफर्ड वैल्यू की सराहना करना शुरू कर दिया। यूएस मार्केट ही एकमात्र ऐसा मार्केट नहीं था जो ह्यूंडई और इसके यंगर, मोर अफोर्डेबल ब्रांड सिबलिंग का ध्यान आकर्षित कर रहा था। ह्यूंडई इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा कार मेकर है। यूरोप में इसने चेक रिपब्लिक में 1.4 बिलियन के फैक्ट्री और एक प्रसिद्ध जर्मन रेस ट्रैक के पास एक नए 7.5 रिसर्च सेंटर में इन्वेस्टमेंट की और इसकी मार्केट शेयर से आगे निकल गई है। बीजिंग ऑटोमोटिव के साथ एक जॉइंट वेंचर चीन को टारगेट कर रहा है। ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा। कुछ कंपनियां लंबे समय से सफल ग्लोबल मार्केटर्स रही हैं। शेल, बेयर और जैसी फर्म सालों से दुनिया भर में अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। लक्जरी गुड्स जैसे ज्वेलरी, वॉचेस और हैंडबैग्स में, जहां एड्रेसेबल मार्केट अपेक्षाकृत छोटा है, गक्सी और लुइस जैसी फर्मों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ग्लोबल प्रोफाइल जरूरी है। लेकिन नए फर्म्स द्वारा इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के साथ और अधिक प्रोडक्ट कैटेगरीज में ग्लोबल कंपटीशन तेज हो रही है। चाइना के तेजी से बढ़ते मोबाइल फोन मार्केट में मोटोरोला ने पाया कि इसका एक समय प्रॉमिसिंग शेयर घटकर 8वें स्थान पर आ गया है, जो नए एंट्रेंट्स की भीड़ के पीछे है। चीनी बाजार को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्टारवुड के सीईओ और टॉप मैनेजमेंट टीम ने 2011 में 5 हफ्ते के लिए में अपना टेम्पररी रिलोकेशन किया। उनके होटलों में चाइना में 60% गेस्ट्स नेटिव चाइनीज थे और फर्म को चाइनीज ट्रैवलर्स के बाहर जाने की एक लहर का अनुमान था। विकासशील बाजार की फर्मों से भी कंपटीशन बढ़ रही है। ग्वाटेमाला में स्थापित कैंपेरो, स्पेनिश में कंट्री चिकन ने यूनाइटेड स्टेट्स के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक स्टोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें मैसाचुसेट्स तक 3 स्टोर्स भी शामिल हैं, जो फ्राइड प्लांटेन्स और मिल्की हॉर्चाटा ड्रिंक्स जैसे पुराने पसंदीदा को ग्रिल्ड चिकन और मैश्ड पोटैटोज जैसे ट्रेडिशनल यूएस फेयर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। टाटा ने इंडिया में एक मार्केटिंग पावर हाउस बनाया है और अपनी नजरें दुनिया के अन्य हिस्सों पर भी रखी हैं। टाटा नैनो। टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मेकर भी है। कंपनी ने 2009 में $2,500 की टाटा नैनो, जिसे पीपल्स कार कहा जाता है, लॉन्च करके हलचल मचा दी। वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह इनक्रेडिबली लो है, लेकिन नैनो की कीमत $1 इंडिया की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से 3 गुना है। कुछ हद तक पहियों पर एक अंडे की तरह दिखने वाला नैनो आराम से 5 लोगों को बैठाता है, जबकि 33 हॉर्सपावर इंजन चलाता है, जो लगभग 50 मील पर गैलन देता है। सालाना 2,50,000 यूनिट्स बेचने का लक्ष्य रखते हुए टाटा ने 7 मिलियन इंडियंस को टारगेट किया जो हर साल स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, क्योंकि वे एक कार खरीद नहीं सकते हैं। देश में ह्यूज मार्केट पोटेंशियल मौजूद है, जहां प्रति 1,000 लोगों पर केवल 7 ऑटोमोबाइल्स हैं। टाटा अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे अन्य बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट्स को भी टारगेट कर रहा है और शायद ईस्टर्न यूरोप और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों के साथ साथ यूएस मार्केट को भी। अपनी पॉजिटिव फीचर्स के बावजूद नैनो को इंडिया में एक रॉकी स्टार्ट मिला, जिसका एक कारण चीप,
कार खरीदने से जुड़ा स्टिग्मा भी था। एक ऐसे देश में जहां हाल के वर्षों में इनकम्स में ड्रामेटिक राइज हुआ है, कुछ लोगों ने इसे 3 पहियों वाली मोटराइज्ड रिक्शा का ग्लोरिफाइड वर्जन माना जो अक्सर डेवलपिंग नेशंस की सड़कों पर देखी जाती है। कई लो इनकम कंज्यूमर्स ने सुजुकी अल्टो खरीदने के लिए अपने बजट्स को स्ट्रेच करने का फैसला किया, जिसमें इसका बिग्गर 800 सीसी इंजन था। दूसरी ओर, कुछ टारगेट कस्टमर्स जिन्होंने पहले कभी कार नहीं खरीदी थी, वे टाटा के स्पार्कलिंग शोरूम से इंटिमिडेटेड थे। नवंबर 2012 में जब सेल्स अपने लो पॉइंट पर पहुंच गए, 10,000 के टारगेट के मुकाबले केवल 3,500 कार्स बिकी, एक और मेकओवर की घोषणा की गई। 2009 में लॉन्च के बाद से तीसरा, जिसमें एक पॉसिबल 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स इंजन और एक डीजल ऑप्शन भी शामिल है। हालांकि कुछ यूएस बिजनेसेस प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन के जरिए फॉरेन कंपटीशन को खत्म करना चाह सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा करने का बेहतर तरीका यह है कि घर पर लगातार प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जाए और फॉरेन मार्केट्स में एक्सपैंड किया जाए। एक ग्लोबल इंडस्ट्री में मेजर जियोग्राफिक या नेशनल मार्केट्स में प्रतिस्पर्धियों की स्ट्रैटेजिक पोजीशंस उनके ओवरऑल ग्लोबल पोजीशंस से प्रभावित होती हैं। एक ग्लोबल फर्म एक से अधिक देशों में ऑपरेट करती है और आर&डी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिकल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल एडवांटेजेस प्राप्त करती है जो प्योरली डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल फर्म्स अपनी एक्टिविटीज की प्लानिंग, ऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन वर्ल्ड वाइड बेसिस पर करती हैं। ओटिस एलिवेटर फ्रांस से डोर सिस्टम्स, स्पेन से स्मॉल गियर्ड पार्ट्स, जर्मनी से इलेक्ट्रॉनिक्स और जापान से मोटर ड्राइव्स का इस्तेमाल करता है। सिस्टम्स इंटीग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। हालांकि कुछ देशों ने एंट्री बैरियर्स या रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 160 देश शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय सर्विसेज और अन्य क्षेत्रों में अधिक फ्री ट्रेड के लिए लगातार दबाव बना रहा है। हालांकि एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जैसा कि 2011 में जापान में सुनामी और अर्थक्वेक ने विविड डेमोन्स्ट्रेशन किया था। विदेशों में बेचने के लिए कई सफल ग्लोबल यूएस ब्रांड्स ने यूनिवर्सल कंज्यूमर वैल्यूज और नीड्स में टैप किया है, जैसे नाइकी एथलेटिक परफॉर्मेंस के साथ, एमटीवी यूथ कल्चर के साथ और कोका कोला यूथफुल ऑप्टिमिज्म के साथ। ये फर्म विदेशों में हजारों एम्प्लॉयज हायर करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज स्थानीय संवेदनाओं के अनुरूप हों। ग्लोबल मार्केटिंग प्रोडक्ट से आगे जाता है। सर्विसेज ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और ग्लोबल आउटपुट का 2/3, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का 1/3 और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 20% हिस्सा है। किसी भी आकार या प्रकार की कंपनी के लिए ग्लोबल जाना, उसे कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। चित्र 8.1 देखें। हम यहां इन सभी डिसीजंस की जांच करेंगे। विदेश जाने का निर्णय लेना। अधिकांश कंपनियां अपने डोमेस्टिक मार्केट के बड़े होने पर डोमेस्टिक ही रहना पसंद करेंगी। मैनेजर्स को दूसरी लैंग्वेजेस और लॉज नहीं सीखनी पड़ेंगी, वॉलेटाइल करेंसी से नहीं जूझना पड़ेगा, पॉलिटिकल और लीगल अनसर्टेनिटीज का सामना नहीं करना पड़ेगा या अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप रीडिजाइन नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस आसान और सुरक्षित होगा। फिर भी कई फैक्टर्स कंपनियों को इंटरनेशनल अरीना में ले जा सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स डोमेस्टिक मार्केट की तुलना में बेहतर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज पेश करते हैं। कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने के लिए बड़े कस्टमर बेस की आवश्यकता होती है। कंपनी किसी एक मार्केट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। कंपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को उनके होम मार्केट्स में काउंटर अटैक करने का फैसला करती है। कस्टमर्स विदेश जा रहे हैं और उन्हें इंटरनेशनल सर्विस की आवश्यकता है। जैसे जैसे कल्चर्स देशों में मिल रही हैं, ग्लोबल एक्सपांशन का एक और बेनिफिट आइडियाज और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रांसफर करने की क्षमता है। सिन्नबॉर्न ने पाया कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका के लिए विकसित की गई प्रोडक्ट्स अपनी बड़ी हिस्पैनिक पॉपुलेशन के कारण यूनाइटेड स्टेट्स में भी सफलता पा रही थीं। इन शक्तियों को दर्शाते हुए 2013 में यूएस जीडीपी का लगभग 14% एक्सपोर्ट्स के लिए था, जो 40 साल पहले के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक था। विदेश जाने का निर्णय लेने से पहले कंपनी को कई रिस्क्स का भी आकलन करना होगा। कंपनी को फॉरेन प्रेफरेंसेस की समझ नहीं हो सकती है और वह कंपेटिटिवली अट्रैक्टिव प्रोडक्ट नहीं दे पा सकती है। कंपनी को फॉरेन कंट्री की बिजनेस कल्चर की समझ नहीं हो सकती है। कंपनी फॉरेन रेगुलेशंस को कम आंक सकती है और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स का सामना कर सकती है। कंपनी में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले मैनेजर्स की कमी हो सकती है। फॉरेन कंट्री अपने कमर्शियल लॉज को बदल सकता है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है
या एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से गुजर सकता है और विदेशी संपत्ति को एक्सप्रोप्रिएट कर सकता है। कुछ कंपनियां तब तक एक्शन नहीं लेती हैं जब तक कि इवेंट्स उन्हें इंटरनेशनल अरीना में नहीं धकेल देते। इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस में आमतौर पर 4 स्टेजेस होते हैं। Stage 1. No regular export activities. Stage 2. Export via independent representatives, agents. Stage 3. Establishment of one or more sales subsidiaries. Stage 4. Establishment of production facilities abroad. पहला काम स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाना है। अधिकांश फर्म्स एक इंडिपेंडेंट एजेंट के साथ काम करती हैं और एक नियरबाई या सिमिलर कंट्री में एंटर करती हैं। बाद में फर्म अपने एजेंट रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बनाती है। इसके बाद वह अपने बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में एजेंट्स को अपनी सेल्स सब्सिडरीज से बदल देती है। इससे इन्वेस्टमेंट और रिस्क बढ़ता है, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसके बाद सब्सिडरीज को मैनेज करने के लिए कंपनी एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट को एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट या डिवीजन से बदल देती है। अगर मार्केट्स बड़े और स्टेबल हैं या होस्ट कंट्री को लोकल प्रोडक्शन की आवश्यकता है, तो कंपनी वहां प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्थापित करेगी। इस समय तक कंपनी एक मल्टीनेशनल के रूप में ऑपरेट कर रही है और अपने सोर्सिंग, फाइनेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑप्टिमाइज कर रही है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार टॉप मैनेजमेंट तब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है जब 15% से अधिक रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। कौन से मार्केट्स में एंटर करना है, इसका निर्णय लेना। विदेश जाने का निर्णय लेते समय कंपनी को अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज को डिफाइन करना होगा। वह कुल सेल्स में कितना इंटरनेशनल सेल्स चाहती है। अधिकांश कंपनियां विदेश जाने पर छोटी शुरुआत करती हैं। कुछ छोटी ही रहने की योजना बनाती हैं, जबकि कुछ के बड़े प्लान्स होते हैं। कितने मार्केट्स में एंटर करना है। कंपनी को यह निर्णय लेना होगा कि कितने कंट्रीज में एंटर करना है और कितनी तेजी से एक्सपैंड करना है। टिपिकल एंट्री स्ट्रैटेजीज वाटरफॉल अप्रोच हैं, जिसमें कंट्रीज में धीरे धीरे सीक्वेंस में एंटर किया जाता है, और स्प्रिंकलर अप्रोच, जिसमें कई कंट्रीज में एक साथ एंटर किया जाता है। तेजी से फर्म्स, खासकर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फर्म्स या ऑनलाइन वेंचर्स, बोर्न ग्लोबल होती हैं और शुरुआत से ही पूरी दुनिया को टारगेट करती हैं। BMW, जनरल इलेक्ट्रिक, बेनेटन और द बॉडी शॉप ने वाटरफॉल अप्रोच का पालन किया। यह फर्म्स को एक्सपांशन की केयरफुल प्लानिंग करने की अनुमति देता है और ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर ज्यादा दबाव नहीं डालता है। जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज महत्वपूर्ण हो और हाई डिग्री ऑफ कम्पिटिटिव इंटेंसिटी हो, तो स्प्रिंकलर अप्रोच बेहतर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने 26 अक्टूबर 2012 को अपने ग्लोबल लॉन्च के बाद पहले 10 हफ्तों में विंडोज 8 के 60 मिलियन से अधिक लाइसेंसेज और अपग्रेड्स बेचे। मार्केटिंग 42 कंट्रीज में टीवी, प्रिंट और बैनर एड्स, आउटडोर पोस्टर्स और ब्रांडेड एंटरटेनमेंट के साथ हुआ। स्प्रिंकलर अप्रोच में मुख्य रिस्क सब्सटैंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता और कई डाइवर्स मार्केट्स के लिए एंट्री स्ट्रैटेजीज की प्लानिंग में कठिनाई है। कंपनी को प्रोडक्ट के आधार पर और ज्योग्राफी, इनकम, पॉपुलेशन और पॉलिटिकल क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स के आधार पर भी एंटर करने वाले कंट्रीज का चुनाव करना होगा। कॉम्पिटिटिव कंसिडरेशंस भी महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे मार्केट्स में जाना समझदारी हो सकती है जहां कॉम्पिटिटर्स पहले से ही एंटर कर चुके हैं, ताकि उन्हें अपनी मार्केट शेयर को डिफेंड करने के लिए मजबूर किया जा सके और साथ ही उनसे सीखा जा सके कि वे उस एनवायरनमेंट में कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। एक क्रिटिकल कंसिडरेशन बिना किसी शक के मार्केट ग्रोथ है। एक तेजी से बढ़ते मार्केट में फुटहोल्ड पाना एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन हो सकता है, भले ही उस मार्केट में जल्द ही और अधिक कॉम्पिटिटर्स आने की संभावना हो। KFC ने अपने रिटेल कॉन्सेप्ट को फ्रैंचाइज करके और अपनी मार्केटिंग को कल्चरली रेलेवेंट बनाकर कई देशों में पायोनियर के रूप में एंटर किया है। KFC दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चिकन चेन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में 4,600 से अधिक रेस्टोरेंट्स में और दुनिया भर के 120 देशों और क्षेत्रों में 18,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स में 12 मिलियन से अधिक कस्टमर्स को सेवा प्रदान करती है। कंपनी अपनी ओरिजिनल रेसिपी फ्राइड चिकन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे कर्नल हालैंड सैंडर्स ने आधा सदी पहले परफेक्टेड किया था। चाइना में KFC सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे लोकप्रिय और सबसे तेजी से बढ़ती क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है, जिसके 850 शहरों या कस्बों में 4,260 से अधिक लोकेशंस हैं, जो अक्सर प्रति स्टोर 20% के हेल्थी मार्जिन्स का आनंद लेती है।
कंपनी ने चाइना में अपने मेन्यू को लोकल टेस्ट्स के अनुरूप बनाया है, जिसमें ड्रैगन ट्विस्टर जैसे आइटम्स शामिल हैं, जो चिकन स्ट्रिप्स, पीकिंग डक सॉस, क्यूकम्बर्स और स्कैलियंस से भरा एक रैप है। केएफसी का एक चाइनीज मैस्कट भी है, चिकी नाम का एक किड फ्रेंडली कैरेक्टर, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह चाइना का रोनाल्ड मैकडोनाल्ड बन गया है। किसी भी इमर्जिंग मार्केट की तरह चाइना भी केएफसी के लिए चैलेंजेस पेश करता है। 2013 की शुरुआत में जब स्टेट ओन चाइनीज मीडिया ने कंपनी पर लोकल सप्लायर्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जो अपनी चिकन्स को तेजी से बढ़ाने के लिए एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स देते थे, तो वहां सेल्स में गिरावट आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक फायरस्टॉर्म आ गया, जिसके कारण केएफसी को टाइटर कंट्रोल्स नहीं रखने के लिए माफी मांगनी पड़ी। अफ्रीका में केएफसी के नेक्स्ट ग्रोथ टारगेट में सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स एक अलग चुनौती पेश कर रहे हैं। चिकन्स की डोमेस्टिक सप्लाई पर्याप्त नहीं होने के कारण कंपनी को उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन नाइजीरिया और केन्या में ऐसा करना इलीगल है। नाइजीरिया में सप्लाई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने मेन्यू में फिश शामिल किया। 2013 तक केएफसी के अफ्रीका के 17 देशों में 1000 से अधिक रेस्टोरेंट्स थे। जैसे जैसे यह और अधिक अफ्रीकन मार्केट्स में प्रवेश कर रहा था, कंपनी ने अपने मेन्यू को लोकलाइज किया, केन्या में एक प्रकार का पोरिज और नाइजीरिया में जॉलोफ राइस बेचकर, और दीवारों पर और विज्ञापन में लोकल कल्चर को शोकेस किया। संभावित मार्केट्स का मूल्यांकन। जितना भी नेशंस और रीजन्स अपनी ट्रेडिंग पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट करते हैं, हर मार्केट में फिर भी यूनिक फीचर्स होते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए रेडिनेस और मार्केट के रूप में आकर्षण, मार्केट के डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट्स पर निर्भर करता है। कंपनी पोटेंशियल मार्केट्स में से एंटर करने के लिए कैसे चुनती है? कई कंपनियां नेबरिंग कंट्रीज को बेचना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें बेहतर समझती हैं और अपनी एंट्री कॉस्ट्स को अधिक प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर सकती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यूएस के दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स कनाडा और मेक्सिको हैं, या स्वीडिश कंपनीज ने पहली बार अपने स्कैंडिनेवियन पड़ोसियों को बेचा। दूसरे समय पर साइकिक प्रॉक्सिमिटी चॉइसेस निर्धारित करता है। अधिक फैमिलियर लैंग्वेज, लॉज और कल्चर को देखते हुए कई यूएस फर्म्स जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े मार्केट्स की बजाय कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेचना पसंद करती हैं। हालांकि कंपनियों को कल्चरल डिस्टेंस के आधार पर मार्केट्स चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। संभावित रूप से बेहतर मार्केट्स को अनदेखा करने के अलावा वे रियल डिफरेंसेस का सुपरफिशियली एनालिसिस कर सकती हैं, जो उन्हें डिसएडवांटेज में डाल देती हैं। अक्सर कम कंट्रीज में ऑपरेट करना समझदारी होती है, जिसमें हर एक में डीपर कमिटमेंट और पेनिट्रेशन हो। सामान्य तौर पर कंपनी उन कंट्रीज में एंटर करना पसंद करती है जिनमें हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस और लो मार्केट रिस्क होता है, और जहां उसके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है। डिजिसेल की मार्केट एक्सपांशन स्ट्रैटेजी बहुत ही अनयूजुअल है, जो उन मार्केट एंट्री क्राइटेरिया पर एक दिलचस्प ट्विस्ट है। डिजिसेल अपने 11 साल के अस्तित्व में जमाइका बेस्ड डिजिसेल ने न्यू गिनी और टोंगा जैसे पॉलिटिकली अनस्टेबल डेवलपिंग कंट्रीज को मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ जीत लिया है, जो पुअर और टिपिकली ओवरलुक्ड कंज्यूमर्स को अपील करते हैं। कंपनी अपने नेटवर्क्स के साथ 100% पॉपुलेशन कवरेज का प्रयास करती है, लोकल और रूरल रेजिडेंट्स को अफोर्डेबल मोबाइल सर्विस लाती है, जिन्हें पहले कभी कवरेज का मौका नहीं मिला था और जिनकी फियर्स लॉयल्टी डिजिसेल को एग्रेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचाने में मदद करती है। यह कैरिबियन, साउथ पैसिफिक और सेंट्रल और साउथ अमेरिका के 32 मार्केट्स में ऑपरेट करती है, जहां 13 मिलियन कस्टमर्स हैं। लोकली रेलेवेंट होने के लिए डिजिसेल इन सभी क्षेत्रों में लोकल क्रिकेट, रग्बी और अन्य हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स टीम्स को स्पॉन्सर करती है। प्रसिद्ध चैंपियन ओलंपिक स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट पूरे क्षेत्र में विभिन्न एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस के लिए डिजिसेल ब्रांड एम्बेसडर हैं। कंपनी अपने डिजिसेल फाउंडेशन के एजुकेशनल, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से प्रत्येक मार्केट में कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स भी चलाती है। कंपनी के में मार्केटिंग एफर्ट्स शिक्षाप्रद हैं। एंट्री के 2 साल बाद ही इंकम्बेंट वोडाफोन के साथ फियर्स बैटल में डिजिसेल ने अपने रेड लोगो में नेशनल फ्लैग के नीचे से एक शेड ऑफ लाइट ब्लू भी जोड़ दिया, ताकि कंपनी के लाइफ और स्पोर्ट में कंट्रीब्यूशंस पर गर्व को रिफ्लेक्ट किया जा सके, जैसा कि इसके कैंपेन मैटर्स टू अस में दिखाया गया है। विकासशील मार्केट्स में सफलता। ग्लोबल मार्केटिंग में सबसे शार्प डिस्टिंक्शंस में से एक डेवलप्ड और डेवलपिंग या इमर्जिंग मार्केट्स जैसे ब्राजील, रशिया,
इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बीच है। इन 5 कंट्रीज ने ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लिए नामक एक एसोसिएशन बनाई है। एक और डेवलपिंग मार्केट, इंडोनेशिया, भी बहुत अधिक इकोनॉमिक और मार्केटिंग सिग्निफिकेंस रखता है। कुछ लोगों ने इस कंट्री और साउथ अफ्रीका को कोलंबिया, वियतनाम, इजिप्ट और टर्की के साथ मिलाकर सिवेट्स नाम दिया है ताकि उनकी प्रोफाइल को बढ़ाया जा सके। ये मार्केट्स कई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, लेकिन कई चैलेंजेस भी पेश करते हैं। विकासशील दुनिया की अनमेट नीड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस और कई अन्य गुड्स के लिए ह्यूज पोटेंशियल मार्केट्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई मार्केट लीडर्स अपनी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए डेवलपिंग मार्केट्स पर निर्भर हैं। नेस्टल का अनुमान है कि अगले दशक में इमर्जिंग मार्केट्स में लगभग 1 बिलियन कंज्यूमर्स अपनी इनकम्स में इतनी वृद्धि करेंगे कि वे इसकी प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी को अब इमर्जिंग मार्केट्स से लगभग 40% रेवेन्यू मिलता है। डेवलपिंग मार्केट्स यूनिलेवर की सेल्स का 50% से अधिक और क्राफ्ट के टोटल बिजनेस का 30%, साथ ही इसके न्यूली स्पन ऑफ स्नैक बिजनेस मॉन्डल्स का 40% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। विकासशील मार्केट्स दुनिया की आबादी का लगभग 82% हिस्सा बनाते हैं और भविष्य की आबादी में 90% वृद्धि वहीं होने का अनुमान है। क्या मार्केटर्स इस ह्यूज पॉपुलेशन की सेवा कर सकते हैं, जिसके पास मच लेस परचेसिंग पावर है और जो माइल्ड डिप्रिवेशन से लेकर सीवियर डिफिशियंसी तक की कंडीशंस में रहती है? अब हम ब्रिक्स कंट्रीज और इंडोनेशिया में से प्रत्येक के कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स पर प्रकाश डालते हैं। ब्राजील। रिसोर्स रिच ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। गोल्डमैन सैक्स के एक अध्ययन के अनुसार यह 2050 तक 4th प्लेस पर पहुंच जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह जर्मनी, जापान और द यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज से आर्थिक रूप से बड़ा होगा। सॉकर में 2014 वर्ल्ड कप और रियो डी में 2016 समर ओलंपिक्स दुनिया की स्पॉटलाइट को ब्राजील की रीसेंट प्रोग्रेस पर डाल देंगे। हालांकि यह एथलेटिक इवेंट्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के बजाय एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रेसिंग डोमेस्टिक कंसर्न्स को एड्रेस करने की कंट्री की अनीज को भी हाईलाइट करेगा। ब्राजील डिजिटल यूजर्स के मामले में भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है, जहां लगभग 91 मिलियन लोग ऑनलाइन हैं, जिससे डिजिटल स्ट्रैटेजीज आकर्षक बनती हैं। सोशल मीडिया विशेष रूप से पॉपुलर है। फर्म्स इंक्रीजिंगली मोबाइल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में स्ट्रॉन्ग लोकल फ्लेवर है। मार्केटर्स ब्राजील के पुअर और लो इनकम रेजिडेंट्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने के इनोवेटिव वेज ढूंढ रहे हैं। नेस्टल ब्राजील ने कुकीज के पैकेज को 200 से 140 ग्राम्स करके और कीमत कम करके उसकी सेल्स 40% बढ़ाई। यूनिलेवर ब्राजील के एक मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने नोट किया, ऐसे कॉमन थीम्स हैं जो ब्राजीलियंस को अच्छी तरह से अपील करते हैं: फैमिली लाइफ, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म और ब्राजील से होने पर प्राइड। ब्राजीलियंस नेचुरल ऑप्टिमिस्ट्स हैं और नोटोरियसली अपबीट हैं, और ब्रत्स के साथ उनका एंगेज होना इस बात को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ब्राजील ने 1960s और 1970s में कुछ गो ग्रोथ ईयर्स का अनुभव किया था, जब यह दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती लार्ज इकोनॉमी थी। नतीजतन यह अब लार्ज और वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चरल, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स का बोस्ट करता है। ब्राजीलियन फर्म्स जो इंटरनेशनली सक्सेसफुल रही हैं, उनमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रिया, मेकर और ब्रूअर एंड बेवरेज प्रोड्यूसर एम शामिल हैं, जो इंटरब्रू के साथ मर्ज करके इन बन गए। ब्राजील भी अन्य इमर्जिंग मार्केट से डिफरेंट है, जो रशिया और चाइना के विपरीत एक फुल ब्लोन डेमोक्रेसी है और इसका नेबर्स के साथ कोई सीरियस डिस्प्यूट्स नहीं है, जो इंडिया के विपरीत है। हालांकि कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं, जिन्हें पॉपुलरली कस्टो ब्राजील, द कॉस्ट ऑफ ब्राजील, कहा जाता है। प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्टिंग करने की लागत ब्राजील के जीडीपी का लगभग 13% खा जाती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में 5% अधिक है। एक कंटेनर को अनलोडिंग करना इंडिया में 2 गुना महंगा है और चाइना में 3 गुना अधिक समय लगता है। स्ट्रिक्ट और कॉस्टली लेबर लॉज ने एक मैसिव अंडरग्राउंड इकोनॉमी को प्रेरित किया है, जिसके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 40% तक होने का मैकिन्सी का अनुमान है, जिसमें सभी अर्बन जॉब्स का लगभग आधा हिस्सा है। क्राइम और करप्शन भी अबेटमेंट रहे हैं। रशिया 1991 में सोवियत यूनियन का स्प्लिंटरिंग ने रशिया की आइसोलेटेड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को ग्लोबली इंटीग्रेटेड, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में बदल दिया।
रशिया नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और स्टील और प्राइमरी एल्यूमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हालांकि कमोडिटीज पर निर्भरता का अपना डाउनसाइड है। हालिया रिसेशन में प्लंजिंग कमोडिटी प्राइसेस और क्रेडिट क्रंच के कारण कंट्री की इकोनॉमी हैमर्ड हुई थी। रशियन सोशल मीडिया का हैवी यूज करते हैं, महीने में 9.8 घंटे प्रति विजिटर औसत समय बिताते हैं, जो वर्ल्ड एवरेज का 2 गुना है। हालांकि फेसबुक स्थानीय कॉम्पिटिटर्स से पीछे रहा है। कंपनी लोकल कंटेंट प्रदान करने के लिए ऐप्स, गेम्स और सिमिलर टूल्स के रशियन डेवलपर्स को एंगेज कर रही है। रशिया में ड्विंडलिंग वर्कफोर्स और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) चेतावनी देता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ठप पड़ गए हैं और रशिया को दुनिया के सबसे करप्ट कंट्रीज में से एक के रूप में रैंक करता है। कई लोगों का मानना है कि पुतिन की गवर्नमेंट अप्रत्याशित रही है और उसके साथ काम करना मुश्किल है। इन और अन्य कारणों से मार्केट एंट्री डॉन्टिंग हो सकता है। रशिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साइक्लो इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स का एक यूएस मैन्युफैक्चरर को अपनी लेबलिंग का ट्रांसलेट करना पड़ा, अपनी प्रोडक्ट्स की कंपिटिटिव प्राइसिंग करने का तरीका डिटरमाइन करना पड़ा और स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग प्लान्स डेवलप करने पड़े। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के कारण कंपनी के एक मार्केटर ने नोट किया, सड़कें बस टेरेबल हैं और रशिया के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने का कोई वे नहीं है। हालांकि कंपनी को वहां अपनी प्रेजेंस स्थापित करने में 1 साल से भी अधिक समय लग गया, लेकिन 6 महीने के भीतर रशियन मार्केट साइक्लो के रेवेन्यू का 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था। इंडिया एक पीढ़ी में इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन स्टैगरिंग रहा है। 1990s की शुरुआत में ट्रेड बैरियर्स को लोअर करने और कैपिटल मार्केट्स को लिबरलाइज करने से बूमिंग इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन आया। इंडिया में लाइवली डेमोक्रेसी और यूथफुल पॉपुलेशन है। दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलस नेशन, जिसकी आबादी 1.21 बिलियन है, यह सबसे यंगेस्ट लार्ज इकोनॉमीज में से एक भी है, जिसकी मीडियन एज 25 है। वास्तव में दुनिया की पूरी अंडर 25 पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा इंडिया में रहता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ लिटरेसी और फाइनेंशियल सर्विसेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच में भी प्रोग्रेस हुआ है। इंडिया ने मोबाइल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से एम्ब्रेस किया है। मोबाइल फोन डेंसिटी आबादी का लगभग 75% है, जिनमें से लगभग 15% अपने मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके ऑनलाइन जाते हैं। दुनिया में सबसे लो प्राइसेस में से कुछ का आनंद लेते हुए इंडियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स का 1/3 हिस्सा रूरल एरियाज में रहता है। इंडिया की असेंट से यूएस और वेस्टर्न गुड्स के लिए एक लार्जर मार्केट खुलता है। लगभग 16 मिलियन या 3% इंडियन कंज्यूमर्स हाई अर्निंग टारगेट्स हैं, जिन पर यूथ लाइफस्टाइल ब्रड्स का इम्पैक्ट है, जो स्टेटस और एफ्लुएंस को डिनोट करते हैं, जैसे लक्शरी कार्स और शाइनी मोटर बाइक्स, जिसके बाद क्लोथिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ट्रैवल आते हैं। सभी प्रकार की फर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अधिक हैं। 2012 में इंडियंस ने औसतन केवल 14 8-ounce बॉटल्स ऑफ कोक पी, जो ब्राजील में औसतन 241 बॉटल्स और मेक्सिको में 745 बॉटल्स से कम है, जिसके कारण कोका कोला ने 2012 से 2020 के दौरान $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। हालांकि साइज में 7वां सबसे बड़ा कंट्री होने के नाते इंडिया में इंपॉर्टेंट रीजनल डिफरेंसेस हैं। इसके 28 अलग-अलग स्टेट्स में अपनी ओन पॉलिसीज और टैक्स रूल्स, 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 1500 डायलेक्ट्स और बहुत सारे फेथ्स हैं। और के आसपास के एरियाज अधिक धनी और अधिक लिटरेट हैं, जबकि पूरा लेस एजुकेटेड स्टेट्स पूर्व में स्थित हैं। मौसम भी मार्केटर्स के लिए सिग्निफिकेंट है। उत्तर में ठंडी विंटर से ड्राई स्किन कंडीशंस बनती हैं, जो और की ह्यूमिड क्लाइमेट्स से बिल्कुल विपरीत है। कुछ इंडियन फर्म्स जैसे रिलायंस ग्रुप, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस और इंटरनेशनल सक्सेस हासिल कर चुकी हैं। रिलायंस हर दिन 10 में से एक इंडियन के जीवन को टच करता है और इसके वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस की संख्या 100 मिलियन है। अपने सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडिया पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ और वाटर सप्लाई और रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉ से जग्गल करता है। न्यू दिल्ली में नेशनल गवर्नमेंट ने 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1 ट्रिलियन खर्च करने का वाव लिया है। हालांकि जैसे कि कई इमर्जिंग मार्केट्स में, करप्शन लगभग सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में एक ह्यूज प्रॉब्लम है। एक कॉम्प्लिकेटेड रिटेल नेटवर्क आधुनिकीकरण के लिए स्लो रहा है, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स हैं। चाइना
चाइना की 1.34 बिलियन की आबादी मार्केटर्स को फुटहोल्ड हासिल करने के लिए स्क्रैम्बल कर रही है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फर्म्स के बीच कंपटीशन तेज हो गई है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO) में चाइना के एंट्री ने चाइना के मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट रूल्स को आसान किया और रिटेल और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज किया। प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स और चैनल्स में ग्रेटर कंपटीशन का नतीजा निकला। हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज फियर्सली प्रोटेक्टेड रहे या विदेशियों के लिए बिल्कुल ऑफ लिमिट्स रहे। फॉरेन बिजनेसेस सब्सिडाइज्ड कंपटीशन, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कॉन्फ्लिक्टिंग रेगुलेशंस, ओपेक और सीमिंगली आर्बिट्ररी ब्यूरोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन की कमी के बारे में शिकायत करते हैं। 90% पीसी सॉफ्टवेयर चाइना में पायरेटेड होने की खबर है। चाइनीज गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स को एनकरेज करता है, भाग में इसलिए ताकि इसकी फर्म्स ग्लोबल पावरहाउसेस खुद बनने के लिए काफी कुछ सीख सकें। फिर भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हालांकि चाइना नेस्टल का 9वां सबसे बड़ा मार्केट है। कंपनी ब्राजील में जितना बेचती है उसका आधा ही बेचती है, इसके बावजूद कि चाइना की आबादी ब्राजील से 7 गुना ज्यादा है। जबकि यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है, 60 व्हीकल्स प्रति 1000 लोगों पर। चाइना कार ओनरशिप में वर्ल्ड एवरेज से आधे पर पीछे है। पेप्सिको के अपने फूड और बेवरेज ब्रद्स के लिए बड़े प्लान्स हैं, यह जानते हुए कि चाइना में पोटैटो चिप्स की कंजम्पशन लगभग हर 2 से 4 हफ्ते में एक छोटा बैग है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में 15 बैग से कम है, और औसत चाइनीज एक बेवरेज साल में 230 बार खरीदता है, जबकि औसत यूएस कंज्यूमर 1500 बार खरीदता है। चाइना में बेचने का मतलब बड़े शहरों से आगे जाकर सेकंड और थर्ड टियर सिटीज में जाना है, साथ ही रूरल इंटीरियर में स्मॉल कम्युनिटीज में 700 मिलियन पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक जाना है। और चॉन्किंग पश्चिमी चाइना में 2 सेकंड टियर इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं और बहुत ज्यादा ग्रोथ का अनुभव कर रहे हैं। रूरल कंज्यूमर्स चैलेंजिंग हो सकते हैं, उनकी इनकम कम है। चाइना के कोस्टल सिटीज और रूरल इंटीरियर के बीच इनकम रेशियो 6 से 1 है। वे लेस सोफिस्टिकेटेड हैं और अक्सर लोकल हैबिट्स से चिपके रहते हैं। चाइना एथनिकली डाइवर्स भी है। बैंकनोट में 8 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें अराबिक, मंगोलियन और टिबेटन भी शामिल है। चाइना का इमर्जिंग अर्बन मिडिल क्लास एक्टिव और डिसर्निंग है, जो हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वैरायटी की मांग करता है। हालांकि उनकी संख्या यूएस पॉपुलेशन से 4 गुना ज्यादा है, चाइनीज कंज्यूमर्स यूएस कंज्यूमर्स के म्यूटिपल खर्च करते हैं। चाइना अब लक्जरी कंज्यूमर गुड्स का दुनिया का टॉप कंज्यूमर है, जिसमें कई चाइनीज कंज्यूमर्स इन्हें सक्सेस की ट्रॉफीज के रूप में देखते हैं। चाइनीज मिलियनियर्स की बढ़ती संख्या के कारण लक्जरी कार्स सबसे तेजी से बढ़ता ऑटो सेगमेंट है। बर्बरी की चाइना में सेल्स अब पूरे यूरोप की सेल्स के लगभग बराबर हैं। तेजी से बढ़ते मार्केट में अपर हैंड हासिल करने के लिए विदेशी फर्म्स के बीच कंपटीशन फियर्स है। वॉलमार्ट कैरफोर के साथ कॉम्पीट करता है, जनरल मोटर्स वोल्क्सवैगन से लड़ता है और नाइकी एडिडास से लड़ता है। लोकल फर्म्स के साथ कॉम्पीट करते हुए कई वेस्टर्न कंपनीज चाइनीज कंज्यूमर्स के साथ क्वालिटी, सेफ्टी और डिपेंडेबिलिटी की अपनी रेप्यूटेशन से बेनिफिट करते हैं, जिन्होंने अपनी डोमेस्टिक कंपनियों से कई स्कैंडल्स देखे हैं। साथ ही वेस्टर्न कंपनीज को लोकली रेलेवेंट होने की आवश्यकता है। स्टारबक्स में चाइनीज कंज्यूमर्स के लिए विशेष रूप से टेलर्ड बेवरेजेस का लोकलाइज्ड मेन्यू है, जिसमें एक यूनिक ईस्ट मीट्स वेस्ट ब्लेंड भी शामिल है, जिसमें से लोकल स्टोर्स चुन सकते हैं। साउथ अफ्रीका। हालांकि साउथ अफ्रीका एक डेवलप्ड मार्केट है, हम इसे यहाँ न केवल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मार्केट के रूप में शामिल करते हैं, बल्कि अफ्रीकन रीजन तक एक्सेस पॉइंट के रूप में भी शामिल करते हैं। कई इंटरनेशनल कंपनीज इसे अफ्रीकन एक्सपांशन के लिए लॉन्च पैड के रूप में यूज कर रहे हैं। 2010 में सॉकर का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और अन्य अफ्रीकन कंट्रीज में इकोनॉमिक प्रोग्रेस का रीएग्जामिन करने का एक मौका था। अफ्रीका ने हाल के वर्षों में बहुत बड़ा चेंज का अनुभव किया है। हालांकि अरब स्प्रिंग के दौरान इजिप्ट, टूनीसिया और लीबिया में पॉलिटिकल टर्मोल, महाद्वीप को प्लेग करने वाली इंस्टेबिलिटी और लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स का एक रिमाइंडर है। हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सर्विसेज जैसे कई अन्य क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट्स महाद्वीप के भविष्य की रोजियर पिक्चर पेश करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फोरकास्ट्स भी करते हैं। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि अफ्रीकन हाउसहोल्ड्स की संख्या जिनके पास डिस्क्रेशनरी इनकम है, फूड के अलावा चीजों पर खर्च करने के लिए उपलब्ध पैसे 2020 तक 128 मिलियन लोगों तक रोबस्ट 50% बढ़ने की उम्मीद है।
एडिशनल मैकिन्सी रिसर्च दिखाता है कि कई अफ्रीकन कंज्यूमर्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तलाश करते हैं और ब्रांड कॉन्शियस हैं। यह धारणा को खारिज करता है कि महाद्वीप एक बैकवाटर है जहां कंपनियां सेकंड रेट मर्चेंडाइज बेच सकती हैं। यूनिलेवर अफ्रीकन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स को टेलरिंग करके सफलता पा रहा है। अफोर्डेबल फूड, वाटर कंजर्विंग वॉशिंग पाउडर्स और लोकल टेस्ट्स के अनुरूप ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। इसकी बेस्ट सेलिंग मोशंस रेंज ऑफ शैम्पूज और कंडीशनर्स विशेष रूप से अफ्रीकन हेयर और ब्लैक स्किन के लिए बनाई गई थी। कुछ फर्म्स ने अपने अफ्रीकन बिजनेस को डेवलप करने के लिए सालों से काम किया है। जनरल मोटर्स अब 50 से अधिक अफ्रीकन कंट्रीज में सेल करता है और इसके साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और केन्या में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। किसी भी अन्य महाद्वीप की तरह अफ्रीका हाईली हेट्रोजीनियस है और कुछ एक्सपर्ट्स जोर देते हैं कि इसे 53 अलग और अक्सर बहुत अलग कंट्रीज के रूप में देखा जाना चाहिए। द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में से 8 को अफ्रीकन लायंस का नाम दिया है। अल्जेरिया, इजिप्ट, लीबिया, मॉरिशस, मोरक्को, साउथ अफ्रीका और टूनीसिया। नेस्टल विशेष रूप से केन्या, एथियोपिया, मोजाम्बिक और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो पर बुलिश है। हालांकि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर सबसे तेजी से ग्रोथ का अनुभव कर रहे हैं। 2011 के अंत तक 650 मिलियन से अधिक अफ्रीकन्स के पास मोबाइल फोन्स थे। 2000 से अधिक 300 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स हैं। मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल सिर्फ टॉकिंग के लिए नहीं बल्कि डेली लिविंग को सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर और बैंकिंग में एक क्रूशल रोल निभाना जहां एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। 2/3 अडल्ट्स ने मोबाइल मनी सर्विस का यूज किया, जिसमें वोडाफोन और MTN लीडिंग द वे हैं। इंटरनेट अफ्रीका में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मार्केटिंग रोल निभा रहा है, जिसे अक्सर मोबाइल फोन्स द्वारा एक्सेस किया जाता है। इंडोनेशिया की रेप्यूटेशन एक कंट्री के रूप में जो हिस्टोरिकली नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिज्म और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से जग्गल कर रहा है, तेजी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोफाइल से रिप्लेस हो रही है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कंट्री और सबसे बड़ा कंट्री अपनी सभी प्रोग्रेस को देखते हुए इंडोनेशिया कई लोगों को ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल होने के लिए रेडी लगता है। यह रीजन में तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन गया है, इंडिया और चाइना के पीछे, जो मुख्य रूप से इसकी 240 मिलियन कंज्यूमर्स के आधार पर है। 2030 तक फोरकास्ट्स में मिडिल क्लास इंडोनेशियंस की संख्या बढ़ने का अनुमान है, जो प्रतिदिन $2 से $20 कमाते हैं, 131 मिलियन से 244 मिलियन तक, और कंज्यूमर क्लास में जो प्रति वर्ष $3,600 से अधिक कमाते हैं, 45 मिलियन से 135 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। मार्केटर्स ने पाया है कि इंडोनेशियन कंज्यूमर्स बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं, जो उनकी बढ़ती इनकम्स को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट प्रेफरेंस है। विकासशील और विकसित मार्केट्स। विकासशील मार्केट्स में स्थित कंपनियों से भी कंपटीशन बढ़ रही है। इंडिया की विप्रो, मेक्सिको की सीमेक्स, ताइवान की HTC और की पेट्रोनास विकासशील मार्केट से निकलकर स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल्स बन गई हैं, जो कई कंट्रीज में सेल करती हैं। अक्सर की एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल डेवलप करना और एक ग्लोबल ब्रांड बनाना होता है, जो सभी टारगेट मार्केट्स में इफेक्टिवली काम करेगा। कुछ कंपनियों द्वारा इमर्जिंग मार्केट्स से सफलतापूर्वक इस्तेमाल की गई एक स्ट्रैटेजी बड़े मार्केट्स में निग्लेक्टेड निशेस को आइडेंटिफाई करना है। 20 सालों से अधिक समय से अपने 3 US असेंबली प्लांट्स से US फार्मर्स को स्मॉल ट्रैक्टर्स बेच रहा है। इसने स्मॉल ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने में अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल लॉन केयर और गोल्फ कोर्स मेंटेनेंस के लिए नीश मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए भी किया है। ग्लोबल जाने की एक और स्ट्रैटेजी विकसित मार्केट्स में एक या अधिक फर्म्स को एक्वायर करना है। इंडिया की अपोलो टायर्स ने नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका में बिजनेसेस एक्वायर किए। 2005 में लेनोवो ने IBM के PC बिजनेस को $1.25 बिलियन में खरीदने के बाद कई अन्य चाइनीज फर्म्स ने पॉसिबल एक्विजिशंस के लिए ओवरसीज देखना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक ने घोषणा की कि सुप्रसिद्ध फ्रेज मेड इन चाइना जल्द ही ओन्ड बाय चाइना से रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी ओर, विकसित मार्केट्स की कई फर्म्स विकासशील मार्केट्स से सीखे गए लेसन्स का इस्तेमाल अपने होम या एग्जिस्टिंग मार्केट्स में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर रही हैं। चैप्टर 3 से बॉटम ऑफ द पिरामिड डिस्कशन याद करें। प्रोडक्ट इनोवेशन विकासशील और विकसित मार्केट्स के बीच दोनों तरफ एक टू वे स्ट्रीट बन गई है।
चैलेंज यह है कि रचनात्मक रूप से विचार करें कि मार्केटिंग दुनिया की अधिकांश आबादी के ड्रीम्स को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कैसे पूरा कर सकता है। कई कंपनियां इस पर दाव लगा रही हैं कि वे यह कर सकती हैं। 2050 तक 9 बिलियन की प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एनालिस्ट्स का अनुमान है कि ग्लोबली फूड प्रोडक्शन में 60% की वृद्धि होनी चाहिए, एक चैलेंज जिसका जॉन डीरे समाधान कर रहा है। जॉन डीरे की नई 8A लाइन पहली ट्रैक्टर लाइन थी जिसे दुनिया भर के 130 कंट्रीज में डिफरेंट फार्मर्स की आवश्यकताओं को अकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। 8A शक्तिशाली लेकिन एजाइल और फ्यूल एफिशिएंट है, जो बड़े फार्म्स के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन यह ब्राजील और रशिया जैसे विकासशील मार्केट्स के ग्रोअर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप हाईली कस्टमाइजेबल है, जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स या जर्मनी के विकसित मार्केट्स में है। मार्च 2011 से मार्च 2012 तक कस्टमर्स ने 8A ट्रैक्टर के 7,800 से अधिक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑर्डर किए। डीरे के यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर 9 फैक्ट्रीज हैं, जो विकसित और विकासशील दोनों मार्केट्स में हैं, जिनमें जर्मनी, इंडिया, चाइना, मेक्सिको और ब्राजील शामिल हैं। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कंट्रीज के ब्लॉच के बीच ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स का निर्माण हाल के वर्षों में इंटेंसिफाइड हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनियां एक ही समय पर पूरे रीजन्स में एंटर करने की संभावना अधिक है। कुछ कंट्रीज ने फ्री ट्रेड जोन्स या इकोनॉमिक कम्युनिटीज बनाई हैं, नेशंस के ग्रुप्स जो इंटरनेशनल ट्रेड के रेगुलेशन में कॉमन गोल्स की तरफ काम करने के लिए ऑर्गेनाइज हुए हैं। मार्केट में एंटर करने का तरीका तय करना। एक बार जब कंपनी किसी विशिष्ट कंट्री को टारगेट करने का निर्णय ले लेती है, तो उसे अपने ब्रड्स के साथ सबसे बेहतर मोड ऑफ एंट्री चुनना होता है। इसके ब्रॉड चॉइसेस इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर्स और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं, जो चित्र 8.2 में दिखाए गए हैं। हर सक्सेसिव स्ट्रैटेजी में अधिक कमिटमेंट, रिस्क, कंट्रोल और प्रॉफिट पोटेंशियल शामिल होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट। कंपनियां आमतौर पर एक्सपोर्ट से शुरू करती हैं, विशेष रूप से इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, यानी वे इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरीज के साथ काम करती हैं। डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स निर्माता की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर उन्हें विदेश में बेचते हैं। डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट एजेंसा, जिनमें ट्रेडिंग कंपनीज भी शामिल हैं, कमीशन के लिए विदेशी खरीद की तलाश करते हैं और नेगोशिएट करते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कई प्रोड्यूसर्स, अक्सर फ्रूट्स या नट्स जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज करती हैं और भाग में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अधीन होती हैं। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज फी के लिए कंपनी की एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए समझौता करती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के 2 फायदे हैं। पहला, कम इन्वेस्टमेंट होता है। फर्म को एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ओवरसीज सेल्स फोर्स या इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स का सेट डेवलप नहीं करना पड़ता है। दूसरा, कम रिस्क होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग इंटरमीडियरीज रिश्ते में नो-हाउ और सर्विसेज लाते हैं। सेलर कम गलतियां करेगा। कंपनियां आखिरकार अपना ओन एक्सपोर्ट्स हैंडल करने का फैसला कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट और रिस्क कुछ हद तक ज्यादा होता है, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न भी ज्यादा होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कई तरीकों से होता है। डोमेस्टिक बेस्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या डिवीजन एक प्योरली सर्विस फंक्शन अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में इवॉल्व हो सकता है, जो अपने ओन प्रॉफिट सेंटर के रूप में ऑपरेट करता है। ओवरसीज सेल्स ब्रांच या सब्सिडरी सेल्स ब्रांच सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और शायद वेयरहाउसिंग और प्रमोशन भी हैंडल करता है। यह अक्सर एक डिस्प्ले और कस्टमर सर्विस सेंटर के रूप में काम करता है। ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होम बेस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विदेश में बिजनेस ढूंढने के लिए यात्रा करते हैं। फॉरेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट ये थर्ड पार्टीज उस कंट्री में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिमिटेड या एक्सक्लूसिव राइट्स होल्ड कर सकते हैं। कई कंपनियां प्लांट बनाने और अपनी प्रोडक्ट को विदेश में मैन्युफैक्चर करने से पहले टेस्ट द वाटर्स के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का इस्तेमाल करती हैं। कंपनी को जरूरी नहीं है कि वह इंटरनेशनल ट्रेड शोज में शामिल हो अगर वह इंटरनेट का इस्तेमाल करके विदेशों में नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, विदेशों में रहने वाले एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकती है, इंटरनेशनल सप्लायर्स से सोर्स कर सकती है और ग्लोबल ब्रांड अवेयरनेस बना सकती है। सफल कंपनियां अपनी वेबसाइट्स को अडैप्ट करती हैं ताकि अपने सबसे उच्च संभावित इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए कंट्री स्पेसिफिक कंटेंट और सर्विसेज प्रदान की जा सके, आइडियली लोकल लैंग्वेज में। ट्रेड और एक्सपोर्टिंग के बारे में फ्री इंफॉर्मेशन ढूंढना कभी भी आसान नहीं रहा। यहाँ कुछ प्लेसेस हैं
जहां आप सर्च शुरू कर सकते हैं। www.trade.gov US Department of Commerce की International Trade Administration, www.exim.gov Export-Import Bank of the United States, www.sba.gov US Small Business Administration, www.bis.doc.gov Bureau of Industry and Security, Commerce Department की एक ब्रांच। कई स्टेट्स के एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफिसेज में भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और वे बिजनेसेस को अपनी साइट से लिंक करने की अनुमति देते हैं। लाइसेंसिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंगेज करने का एक सिंपल वे है। लाइसेंसर एक फॉरेन कंपनी को फी या रॉयल्टी के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेडमार्क, पैटेंट, ट्रेड सीक्रेट या वैल्यू की किसी अन्य आइटम का यूज करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंसर कम रिस्क पर एंट्री हासिल करता है। लाइसेंसी को प्रोडक्शन एक्सपर्टीज या एक वेल नोन प्रोडक्ट या ब्रांड नेम मिलता है। हालांकि लाइसेंसर का लाइसेंसी पर अपनी ओन प्रोडक्शन और सेल्स फैसिलिटीज की तुलना में कम कंट्रोल होता है। अगर लाइसेंसी बहुत सक्सेसफुल होता है तो फर्म ने प्रॉफिट्स को गिव अप कर दिया है और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसे पता चल सकता है कि उसने एक कॉम्पिटिटर बना दिया है। इससे बचने के लिए लाइसेंसर आमतौर पर कुछ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स जैसे कोका कोला करता है, सप्लाई करता है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी इनोवेशन में लीडर बनना है ताकि लाइसेंसी लाइसेंसर पर डिपेंड करता रहे। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स वेरी करते हैं। हायट और मैरियट जैसी कंपनियां फॉरेन होटल्स के ओनर्स को फी के लिए इन बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेल करती हैं। मैनेजमेंट फर्म के पास एक स्टेटेड पीरियड के भीतर मैनेज्ड कंपनी में कुछ शेयर परचेस करने का ऑप्शन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फर्म लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हायर करती है। वॉल्क्सवैगन का जीएजेड ग्रुप के साथ 2019 तक एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जिसके तहत जीएजेड रशियन मार्केट के लिए नोवगोरोड में वॉल्क्सवैगन, स्कोडा ऑक्टेविया और स्कोडा येटी मॉडल्स बिल्ड करेगा, जिसमें सालाना 1,10,000 व्हीकल्स की प्लान प्रोडक्शन वॉल्यूम है। और अदर जापानीज टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट की सेवा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी का प्रक्रिया पर कंट्रोल कम हो जाता है और पोटेंशियल प्रॉफिट्स का नुकसान होने का खतरा होता है। हालांकि यह फास्टर शुरू करने का एक मौका देता है, लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनर करने या बाद में उसे बाय आउट करने का मौका होता है। आखिरकार, एक कंपनी फॉरेन मार्केट में फ्रांचाइजिंग के माध्यम से एंटर कर सकती है, जो लाइसेंसिंग का अधिक कंप्लीट रूप है। फ्रांचाइजर एक कंप्लीट ब्रांड कंसेप्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है। बदले में, फ्रांचाइजी इन्वेस्ट करता है और फ्रांचाइजर को सर्टेन फीस देता है। मैकडॉनल्ड्स, सबवे और बर्गर किंग जैसे क्विक सर्विस ऑपरेटर्स दुनिया भर में फ्रैंचाइज हुए हैं, जैसे कि 7-Eleven, हर्ट्स और बेस्ट वेस्टर्न होटल्स जैसी सर्विस और रिटेल कंपनीज हैं। जॉइंट वेंचर्स। ऐतिहासिक रूप से फॉरेन इन्वेस्टर्स अक्सर लोकल इन्वेस्टर्स के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी में शामिल हुए हैं, जिसमें वे ओनरशिप और कंट्रोल साझा करते हैं। अधिक ज्योग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल मार्केट्स तक पहुंचने और अपने इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए जीई कैपिटल, जीई की रिटेल लेंडिंग आर्म, जॉइंट वेंचर्स को अपने मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजिक टूल्स में से एक के रूप में देखता है। इसने साउथ कोरिया, स्पेन, टर्की और अन्य जगहों पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाए हैं। इमर्जिंग मार्केट्स, विशेष रूप से बड़े कॉम्प्लेक्स कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा जॉइंट वेंचर एक्शन देखने को मिलती है। इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कारणों से जॉइंट वेंचर जरूरी या डिजायरेबल हो सकता है। फॉरेन फर्म के पास वेंचर को अकेले अंडरटेक करने के लिए फाइनेंशियल, फिजिकल या मैनेजरियल रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, या फॉरेन गवर्नमेंट एंट्री की शर्त के रूप में जॉइंट ओनरशिप की मांग कर सकता है। जॉइंट ओनरशिप के ड्रॉबैक्स भी हैं। पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग या अन्य पॉलिसीज पर मतभेद कर सकते हैं। एक ग्रोथ के लिए अर्निंग्स को रीइन्वेस्ट करना चाहता है, दूसरा अधिक डिविडेंड्स घोषित करना चाहता है। जॉइंट ओनरशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी को वर्ल्ड वाइड बेसिस पर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग पॉलिसीज कैरी आउट करने से भी रोक सकता है। एक पार्टनरशिप का वैल्यू इंक्रीज्ड सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच से कहीं अधिक तक एक्सटेंड हो सकता है। गुड पार्टनर्स ब्रांड वैल्यूज शेयर करते हैं जो मार्केट्स में ब्रांड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स की प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए फियर्स कमिटमेंट एक कारण है कि इसके रिटेल आउटलेट्स दुनिया भर में इतने सिमिलर हैं।
मैकडोनल्ड्स अपने ग्लोबल पार्टनर्स को एक एक करके हैंडपिक्स करता है ताकि कंपल्सिव अचीवर्स मिल सकें जो डिजायर्ड एफर्ट लगाएंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का अल्टीमेट फॉर्म डायरेक्ट ओनरशिप है। फॉरेन कंपनी लोकल कंपनी में पार्ट या फुल इंटरेस्ट खरीद सकती है या अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस फैसिलिटीज बना सकती है। सिस्को की 2005 से पहले इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन इसने इंडिया और दुबई जैसे अन्य लोकेशंस में अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए में दूसरा हेडक्वार्टर्स खोल दिया है। अगर मार्केट काफी बड़ा है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ऑफर करता है। पहला, फर्म चीपर लेबर या रॉ मटेरियल्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और फ्रेट सेविंग्स के माध्यम से कॉस्ट इकोनॉमीज सिक्योर करती है। दूसरा, फर्म होस्ट कंट्री में अपनी इमेज को स्ट्रेंथन करती है क्योंकि यह जॉब्स क्रिएट करती है। तीसरा, फर्म गवर्नमेंट, कस्टमर्स, लोकल सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपना रिश्ता करती है, जिससे वह अपनी प्रोडक्ट्स को लोकल एनवायरनमेंट में बेहतर रूप से अडैप्ट कर सकती है। चौथा, फर्म अपने इन्वेस्टमेंट पर फुल कंट्रोल रिटेन करती है और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग पॉलिसीज डेवलप कर सकती है जो इसके लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स की सेवा करें। पांचवां, फर्म मार्केट तक अपनी एक्सेस को एंश्योर करती है यदि होस्ट कंट्री यह जोर देता है कि लोकली परचेज्ड गुड्स में डोमेस्टिक कंटेंट होना चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मुख्य डिसएडवांटेज यह है कि फर्म अपने लार्ज इन्वेस्टमेंट को रिस्क्स के सामने एक्सपोज करती है, जैसे ब्लॉक्ड या डिवैल्यूड करेंसीज, वर्सनिंग मार्केट्स या एक्सप्रोप्रिएशन। अगर होस्ट कंट्री लोकल एम्प्लॉयज के लिए हाई सेवरेंस पे की मांग करता है तो ऑपरेशंस को रिड्यूस या क्लोज करना महंगा हो सकता है। एक्विजिशन अपने ब्रदसा को कुछ कंट्रीज में लाने के बजाय कई कंपनियां अपने ब्रांड पोर्टफोलियो के लिए लोकल ब्रदसा एक्वायर करना पसंद करती हैं। स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रदसा कंज्यूमर सेंटिमेंट में टैप कर सकते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल ब्रदसा को मुश्किल हो सकती है। लोकल ज्वेल्स का कलेक्शन असेंबल करने वाली कंपनी का एक अच्छा उदाहरण एसएबी मिलर है। सैब मिलर साउथ अफ्रीका में डोमिनेंट ब्रूरी के रूप में अपने आइसोलेटेड ओरिजिन से एसएबी मिलर अब दुनिया भर के 75 डिफरेंट कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रखता है। एक्विजिशन की एक सीरीज के कारण, जिसमें 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स में मिलर ब्रूइंग को 5.6 बिलियन में खरीदना भी शामिल है। कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बियर मेकर है, जो ग्रोल्श, मिलर लाइट, पिल्सनर अर्क्वेल, साउथ अफ्रीका की कैसल लागर और ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया बिटर जैसे वेल नोन ब्रदसा प्रोड्यूस करती है। हालांकि इसकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी अपने मुख्य कॉम्पिटिटर के विपरीत है। एनह्यूसर-बुश इनकी बडवेजर के साथ स्ट्रैटेजी यह है कि ब्रांड को दुनिया भर में बेचा जाए, जिसे दी अमेरिकन ड्रीम इन अ बॉटल के रूप में पोजीशन किया जाए। एसएबी मिलर खुद को दी मोस्ट लोकल ऑफ ग्लोबल ब्रूअर्स कहता है और मानता है कि ग्लोबल सक्सेस की कुंजी लोकल ब्रदसा को पुश करना है, जो होम कंट्री के कस्टम्स, एटीट्यूड्स और ट्रेडिशंस को अपील करें। कंपनी लोकल इंटीमेसी क्रिएट करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस पर निर्भर करती है और 10 एनालिस्ट्स भी एम्प्लॉय करती है, जिनकी एकमात्र जिम्मेदारी डिफरेंट मार्केट्स में सेगमेंटेशन रिसर्च है। पेरू का कुस्केना ब्रांड इनका क्राफ्ट्समैनशिप के एलीट स्टैंडर्ड को ट्रिब्यूट देता है। रोमानिया का टिमिसोरिना ब्रांड अपनी ओन 18th सेंचुरी रूट्स में टैप करता है। और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में क्लाउडी बियर की कीमत केवल 58 सेंट लीटर है ताकि होम ब्रूज के साथ कॉम्पीट किया जा सके। जब रिसर्च से पता चला कि पोलैंड में कई बियर ड्रिंकर्स को लगता था कि कोई भी हमें सीरियसली नहीं लेता है, एसएबी मिलर ने अपने टिस्की ब्रांड के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें फॉरेनर्स ब्रू और पॉलिश लोगों की तारीफ कर रहे थे। मार्केटिंग प्रोग्राम का निर्णय लेना इंटरनेशनल कंपनीज को यह निर्णय लेना होता है कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लोकल कंडीशंस में कितना अडैप्ट करना है। एक एक्सट्रीम पर एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड है, जो सबसे कम लागत का वादा करता है। टेबल 8.1 कुछ प्रोस और कॉन्स को समराइज करता है। दूसरे एक्सट्रीम पर एक अडैप्टेड मार्केटिंग प्रोग्राम है, जिसमें कंपनी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अनुरूप मानती है कि कंज्यूमर नीड्स वेरी करते हैं और हर टारगेट ग्रुप के लिए मार्केटिंग को टेलर करती है। ओरियो कुकीज की एक अच्छी उदाहरण है। Table 8.1 Globally Standardized Marketing Pros and Cons. Advantages: economies of scale in production and distribution, lower marketing costs, power and scope, consistency in brand image, ability to leverage good ideas quickly and efficiently, uniformity of marketing practices. Disadvantages: ignores differences in consumer needs, wants, and usage patterns for products.
Ignores differences in consumer response to marketing programs and activities. Ignores differences in brand and product development and the competitive environment. Ignores differences in the legal environment. Ignores differences in marketing institutions. Ignores differences in administrative procedures. Oreo. दुनिया भर में अपने ओरियो ब्रांड की कुकीज लॉन्च करते समय क्राफ्ट ने एक कंसिस्टेंट ग्लोबल पोजीशनिंग चुना, मिल्क्स फेवरेट कुकी। हालांकि यह सभी कंट्रीज में हाईली रेलेवेंट नहीं था, इसने जनरल डिजायरेबल एसोसिएशंस जैसे नर्चरिंग, केयरिंग और हेल्थ को रीइंफोर्स किया। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए क्राफ्ट ने एक ब्रांड बुक बनाया जिसमें एक सीडी था जो ओरियो शेप्ड बॉक्स में था, जिसमें ब्रांड मैनेजमेंट फंडामेंटल्स को समराइज किया गया था। कंट्रीज में क्या कॉमन होना चाहिए, क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं बदला जा सकता है। पहले क्राफ्ट ने हर जगह यूएस ओरियो बेचने की कोशिश की। जब रिसर्च से पता चला कि टेस्ट प्रेफरेंसेस में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, चाइनीज को कुकीज बहुत स्वीट लगीं जबकि इंडियंस को बहुत बिटर लगीं, मार्केट्स में न्यू फॉर्मूलास इंट्रोड्यूस की गईं। चाइना में कुकी को कम स्वीट और डिफरेंट फिलिंग्स के साथ बनाया गया था, जैसे ग्रीन टी आइसक्रीम, ग्रेप पीच, मैंगो ऑरेंज और रास्पबेरी स्ट्रॉबेरी। इंडोनेशिया में एक चॉकलेट एंड पीनट वैरायटी है। अर्जेंटीना में बनाना और डल्स डी वैरायटीज हैं। रिवर्स इनोवेशन के एक उदाहरण में क्राफ्ट ने इन नए फ्लेवर्स में से कुछ को दूसरे कंट्रीज में सफलतापूर्वक इंट्रोड्यूस किया। कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को भी टेलर करती है ताकि लोकल कंज्यूमर्स के साथ बेहतर रूप से कनेक्ट किया जा सके। एक चाइनीज कमर्शियल में एक बच्चा चाइना के पहले NBA स्टार मिंग को दिखा रहा है कि ओरियो कुकी को डंक कैसे किया जाता है। ग्लोबल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इंटरनेट का वास्ट पेनिट्रेशन, केबल और सैटेलाइट टीवी का स्प्रेड और टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स का ग्लोबल लिंकिंग ने लाइफस्टाइल्स की कन्वर्जेंस को जन्म दिया है। इंक्रीजिंगली शेयर्ड नीड्स और वांट्स ने अधिक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल मार्केट्स बनाए हैं, विशेष रूप से यंग मिडिल क्लास के बीच। एक समय पर Why do you need a rear window defroster on a Skoda? To keep your hands warm when pushing it, जैसे जोक्स का बट रहे चेक कार मेकर स्कोडा को VW ने एक्वायर किया, जिसने क्वालिटी और इमेज को अपग्रेड करने और लोअर इनकम कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड को एक अफोर्डेबल ऑप्शन ऑफर करने के लिए इन्वेस्ट किया। साथ ही कंज्यूमर्स में अभी भी सिग्निफिकेंट वेज में वेरिएशन हो सकती है। इंडिया और मेक्सिको में मीडियन एज केवल लगभग 26 या 27 है और चाइना में 35 है, लेकिन जापान, जर्मनी और इटली में लगभग 43 से 45 है। डोनट्स ब्रिटिश कंज्यूमर्स को ब्रेकफास्ट के लिए अपील नहीं करते हैं, जबकि इसको यह कन्विंस करने की आवश्यकता है कि सीरियल एक अच्छा ऑप्शन है। जब यह पूछा गया कि क्या वे बेस्ट प्राइस की बजाय एक विशिष्ट ब्रांड पाने से अधिक कंसर्न हैं, लगभग 2/3 यूएस कंज्यूमर्स ने सहमत हुआ, जिसकी तुलना में रशिया और इंडिया में लगभग 80% लोगों ने सहमत हुआ। आबादी का ऑनलाइन होने का प्रतिशत कंट्रीज में वाइल्डली वेरी करता है। यूनाइटेड किंगडम 85%, जापान 80%, यूनाइटेड स्टेट्स 79%, ब्राजील 40%, चाइना 34% और इंडिया 7.5%। यूएस इंटरनेट यूजर्स प्रति महीने औसतन 32 घंटे खर्च करते हैं, जिसकी तुलना में ग्लोबली 16 घंटे खर्च किए जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कल्चरल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो कंट्रीज में प्रोनाउंस्ड हो सकते हैं। हॉफस्टीड 4 कल्चरल डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करता है जो कंट्रीज को डिफरेंशिएट करते हैं। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज में एक व्यक्ति का सेल्फ वर्थ सोशल सिस्टम में अधिक रूटेड होता है, न कि इंडिविजुअल अचीवमेंट में। हाई कलेक्टिविज्म, जापान, लो, यूनाइटेड स्टेट्स। हाई वर्सेस लो पावर डिस्टेंस। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स लेस एगैलिटेरियन होती हैं। हाई, रशिया, लो, नॉर्डिक कंट्रीज। मास्कुलिन वर्सेस फेमिनिन। यह डायमेंशन यह मेजर करता है कि कल्चर कितनी असर्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती है, जो अक्सर मेल्स को एट्रीब्यूटेड की जाती हैं, वर्सेस नर्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो अक्सर फीमेल्स को एट्रीब्यूटेड की जाती हैं। हाईली मास्कुलिन, जापान, लो, नॉर्डिक कंट्रीज। वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यह इंडिकेट करता है कि लोग कितने रिस्क अवर्सिव हैं। हाई अवॉइडेंस, ग्रीस, लो, जमाइका। कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंसेस। साथ ही हिस्टोरिकल मार्केट फैक्टर्स ने मार्केटर्स को डिफरेंट मार्केट्स में ब्रड्सा को डिफरेंटली पोजीशन करने के लिए प्रेरित किया है। हाइनेकेन बियर यूनाइटेड स्टेट्स में एक हाई एंड सुपर प्रीमियम ऑफरिंग है, लेकिन अपने डच होम मार्केट में अधिक मिडल ऑफ द रोड है। ऑटोमोबाइल्स जापान में स्पीड, यूथ
और एनर्जी को डिनोट करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में क्वालिटी और रिलायबिलिटी को डिनोट करते हैं। कैमरी यूनाइटेड स्टेट्स में क्विंटेसेंशियल मिडिल क्लास कार है, लेकिन चाइना में हाई एंड पर है। हालांकि दो मार्केट्स में कार्स केवल कॉस्मेटिक वेज में डिफर करते हैं। मार्केटिंग एडेप्टेशन। इन सभी डिफरेंसेस के कारण अधिकांश प्रोडक्ट्स को कम से कम कुछ एडेप्टेशन की आवश्यकता होती है। यहां तक कि कोका कोला भी कुछ कंट्रीज में अधिक स्वीट या कम कार्बोनेटेड होती है। यह मानने के बजाय कि वह अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एज इज दूसरे कंट्री में इंट्रोड्यूस कर सकती है, कंपनी को निम्नलिखित एलिमेंट्स की रिव्यू करनी चाहिए और यह डिटरमाइन करना चाहिए कि अगर अडेप्ट किया जाता है तो कौन से एलिमेंट्स से अधिक रेवेन्यू मिलता है, न कि कॉस्ट। प्रोडक्ट फीचर्स, लेबलिंग, कलर्स, materials, sales promotion, prices, advertising media, brand name, packaging, advertising execution, advertising themes। सबसे अच्छे ग्लोबल ब्रड्स थीम में कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड डेवलपमेंट, कम्पिटिटिव फोर्सेस और लीगल या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अक्सर सुना जाने वाला और कभी-कभी मॉडिफाई किया जाने वाला ग्लोबल ब्रड्स के मार्केटर्स को दिया जाने वाला एडवाइस यह है कि थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। उस स्पिरिट में HSBC को सालों से स्पष्ट रूप से द वर्ल्ड्स लोकल बैंक के रूप में पोजीशन किया गया था। उदाहरण के लिए मैकडोनल्ड्स को ले लें। यह कंट्रीज और रीजन्स को अपने बेसिक लेआउट और मेन्यू स्टैपल्स को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। टेबल 8.2 देखें। और कैरो जैसे शहरों में जहां ट्रैफिक टाइप्स हैं, मैकडोनल्ड्स मोटर स्कूटर्स के फ्लीट्स के माध्यम से डिलीवरी करता है। Table 8.2 McDonald's Global Menu Variations. Country Noteworthy Menu Items. United States Big Mac, Chicken McNuggets, Filet-O-Fish, Egg McMuffin, Fries. India McVeggie, Chicken Maharaja Mac, McSpicy Paneer. France le MC Baguette, le Croque MC Do, le Royal Cheese. Égypte Beef and Pepper, MC Arabia, Grilled Kofta, MC Falafel. Israel McKebab, McFalafel, Big New York and Big Texas, hamburgers. Japan Abi Fileo, Mega Teriyaki Burger, Bacon Egg, and Lettuce Wrap, Shaka Shaka Chicken. China Prosperity Burger, Taro Pie, McWings, McNuggets with Chili Garlic Sauce. Brazil Banana Pie, Magnifico Bacon, Cheddar McMelt, Big Tasty. Mexico Big Mac, McChicken, Fries, etc. कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ब्रांड हर मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए रेलेवेंट हैं जिन्हें वे एंटर करते हैं। यह हाईलाइट करने के बाद कि Amazon और Netflix ग्लोबल मार्केट्स में कैसे एंटर कर रहे हैं, हम अगले कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पर विचार करते हैं जो ग्लोबल प्रोडक्ट, कम्युनिकेशंस, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में आते हैं। Amazon और Netflix हाल के वर्षों में सबसे सफल मार्केटिंग कंपनियों में से दो, Amazon और Netflix अपनी तेजी से बढ़ती ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए विदेश जा रहे हैं, लेकिन वे खुद को बट हेड्स भी पा रहे हैं क्योंकि वे दोनों डिजिटल मूवी डाउनलोड्स के लिए मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। दोनों में से पुराना Amazon विदेश में लंबे समय से है, जिसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और यूरोप के अन्य हिस्सों में बहुत सफलता मिली है। Amazon ने एशिया पैसिफिक में भी प्रवेश किया है, लेकिन चाइना जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में प्रोग्रेस धीमी रही है। Amazon ने Netflix के साथ कॉम्पीट करने के लिए लव फिल्म को एक्वायर किया, जो एक यूरोपियन DVD रेंटल और मूवी स्ट्रीमिंग बिजनेस है। इसने लंदन में एक मैसिव मीडिया R&D सेंटर भी खोला और अपने एंड्रॉयड बेस्ड ऐप स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को 200 कंट्रीज में कवर करने के लिए एक्सपैंड किया। Netflix ने विदेश में एग्रेसिव रूप से एक्सपांशन किया है, 2010 में कनाडा और 2011 में लैटिन अमेरिका से शुरू करके और फिर 2012 में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और नॉर्डिक कंट्रीज में। हालांकि इसके 6 मिलियन से अधिक कंज्यूमर्स का इंटरनेशनल बेस फॉर्मिडेबल है, कंपनी हेवी लोकल और रीजनल कंपटीशन का सामना करती है और अपने स्ट्रीमिंग टीवी लाइसेंसेस के लिए लोकल ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। नए यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स कंटेंट की ब्रेथ और ओरिजिनल प्रोग्रामिंग पर जोर दे रहा है, जैसे कि एमी और गोल्डन ग्लोब विनिंग पॉलिटिकल थ्रिलर हाउस ऑफ कार्ड्स। ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज। ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आसानी से स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती हैं और कौन सी एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज उपयुक्त हैं। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ प्रोडक्ट्स बिना एडेप्टेशन के बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, अन्य की तुलना में बेहतर, और न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर नॉलेज आमतौर पर हर जगह एक जैसा होता है क्योंकि परसेप्शंस अभी तक फॉर्म नहीं हुई हैं।
कई लीडिंग इंटरनेट ब्रदसा जैसे गूगल, ईबे, ट्विटर और फेसबुक ने ओवरसीज मार्केट्स में तेजी से प्रोग्रेस किया। हाई एंड प्रोडक्ट्स को भी स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा होता है क्योंकि क्वालिटी और प्रेस्टीज को अक्सर कंट्रीज में सिमिलरली मार्केट किया जा सकता है। कल्चर और वेल्थ फैक्टर्स यह इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक नया प्रोडक्ट किसी कंट्री में कितनी तेजी से टेक ऑफ करता है। हालांकि अडॉप्शन और डिफ्यूजन रेट्स समय के साथ कंट्रीज में अधिक अलाइक होते जा रहे हैं। फूड और बेवरेज मार्केटर्स को स्टैंडर्डाइज करना अधिक चैलेंजिंग लगता है, निश्चित रूप से वाइडली वेरिंग टेस्ट्स और कल्चरल हैबिट्स को देखते हुए। एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंटली एम्फसाइज कर सकती है। अपने मेडिकल इक्विपमेंट बिजनेस में फिलिप्स ने पारंपरिक रूप से डेवलप्ड मार्केट्स के लिए हायर एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स रिजर्व्ड किए और विकासशील मार्केट्स में बेसिक फंक्शनैलिटी और अफोर्डेबिलिटी वाली प्रोडक्ट्स पर जोर दिया। हालांकि इंक्रीजिंगली कंपनी चाइना और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में लोकली डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर कर रही है। कई इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ते मिडिल क्लास के साथ कई फर्म्स डिफरेंट इनकम सेगमेंट्स में टैप करने के लिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज असेंबल कर रहे हैं। फ्रेंच फूड कंपनी के कई हाई एंड हेल्थी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे योगर्ट, एवियन वाटर और ब्लेडिना बेबी फूड, लेकिन यह डॉलर ए डे फूड बजट्स वाले कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए बहुत कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। इंडोनेशिया में, जहां एवरेज पर कैपिटा इनकम लगभग $10 एक दिन है, कंपनी सेल करती है जो 6 मंथ शेल्फ लाइफ न्यूट्रल पीएच मिल्क बेवरेज है। अब ग्रोथ मार्केट्स यानी वेस्टर्न यूरोप को छोड़कर सभी से अपनी सेल्स का 60% से अधिक जनरेट करता है, जो 1996 में केवल 23% था। सोर्स www.dnone.com। प्रोडक्ट एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज। वॉरेन कीगन ने 5 प्रोडक्ट और कम्युनिकेशंस एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को डिस्टिंग्विश किया है। चित्र 8.3 देखें। हम यहाँ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज की रिव्यू करते हैं और अगले सेक्शन में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज की रिव्यू करते हैं। स्ट्रेट एक्सटेंशन विदेशी मार्केट में बिना किसी परिवर्तन के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। यह टेम्पटिंग है क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त R&D एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग रीटूलिंग या प्रोमोशनल मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्ट्रैटेजी कैमरास, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कई मशीन टूल्स के लिए सफल रही है। अन्य मामलों में यह एक डिजास्टर रहा है। कैम्पबेल सूप कंपनी ने इंग्लैंड में कंडेंस्ड सूप्स इंट्रोड्यूस करके लगभग $30 मिलियन का नुकसान उठाया। कंज्यूमर्स को महंगे छोटे आकार के कैंस दिखाई दिए और उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि पानी जोड़ना जरूरी है। प्रोडक्ट एडेप्टेशन लोकल कंडीशंस या प्रेफरेंसेस को मीट करने के लिए प्रोडक्ट को ऑल्टर करता है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग से कई लेवल्स पर ऐसा करना आसान हो जाता है। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का रीजनल वर्जन प्रोड्यूस कर सकती है। डंकिन डोनट्स अधिक रीजनलाइज्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे में कोको डोनट्स और में सॉसेज कोल्ड चीज। एक कंपनी कंट्री वर्जन प्रोड्यूस कर सकती है। क्राफ्ट ब्रिटिश, जो कॉफी विद मिल्क पीते हैं, फ्रेंच, जो इसे ब्लैक पीते हैं, और लैटिन अमेरिकन्स, जो चिकरी टेस्ट चाहते हैं, के लिए डिफरेंट कॉफीज ब्लेंड करता है। एक कंपनी सिटी वर्जन प्रोड्यूस कर सकती है, उदाहरण के लिए म्यूनिक या टोक्यो के टेस्ट्स को मीट करने वाला बियर। एक कंपनी डिफरेंट रिटेलर वर्जन्स प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे एक कॉफी ब्रू माइग्रोस चेन स्टोर के लिए और दूसरा कोऑपरेटिव चेन स्टोर के लिए, दोनों स्विट्जरलैंड में। कुछ कंपनियों ने एडेप्टेशन को हार्ड वे से सीखा है। यूरो डिज्नी थीम पार्क, जो 1992 में पेरिस के बाहर लॉन्च किया गया था, को यूएस कल्चरल इंपेरियलिज्म का उदाहरण के रूप में हार्शली क्रिटिसाइज्ड किया गया था, जिसने फ्रेंच कस्टम्स और वैल्यूज को इग्नोर किया, जैसे मील्स के साथ वाइन सर्व करना। जैसे कि एक यूरो डिज्नी एग्जीक्यूटिव ने नोट किया, जब हमने पहली बार लॉन्च किया था तो यह बिलीफ था कि डिज्नी होना काफी है। अब हमें एहसास हुआ है कि हमारे गेस्ट्स को उनकी ओन कल्चर और ट्रैवल हैबिट्स के आधार पर वेलकम करने की आवश्यकता है। डिज्नीलैंड पेरिस नाम से रिनेम किया गया थीम पार्क आखिरकार यूरोप के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक बन गया, यहां तक कि आईफेल टावर से भी अधिक पॉपुलर, कई लोकल टचेस इंप्लीमेंट करके। दूसरी ओर, साउथ कोरिया की LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया में लोकल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करके सफलता हासिल की है, जिससे उसे हायर क्वालिटी स्पीकर्स वाले टीवीएस, ब्राइटर कलर्स और स्मॉलर फ्रीजर्स वाले रेफ्रिजरेटर्स और वन टच इंडियन मेन्यू फंक्शंस वाले माइक्रोवेव्स डेवलप करने में मदद मिली, जो सभी इंडियन प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं।
प्रोडक्ट इन्वेंशन कुछ नया क्रिएट करता है। यह दो रूप ले सकता है। बैकवर्ड इन्वेंशन अर्लियर प्रोडक्ट फॉर्म्स को रीइंट्रोड्यूस करता है जो फॉरेन कंट्री की आवश्यकताओं के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। लैटिन अमेरिका, मेक्सिको और द मिडल ईस्ट में विकासशील मार्केट्स में एक बिग हिट पाउडर ड्रिंक टैंग ने लेमन पेपर और सोसॉप जैसे लोकल फ्लेवर्स जोड़े हैं। हालांकि इसकी यूएस सेल्स में प्रिसिपिटसली गिरावट आई है, लेकिन इसकी वर्ल्डवाइड सेल्स 2006 से 2011 तक दोगुनी हो गई है। फॉरवर्ड इन्वेंशन दूसरे कंट्री में जरूरत को मीट करने के लिए एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करता है। कम विकसित कंट्रीज को लो कॉस्ट, हाई प्रोटीन फूड्स की आवश्यकता होती है। क्वेकर ओट्स, स्विफ्ट और मॉन्सैंटो जैसी कंपनियों ने अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पर रिसर्च किया है, न्यू फूड्स फॉर्मुलेटेड किए हैं और प्रोडक्ट ट्रायल और एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए एडवर्टाइजिंग डेवलप किया है। ब्रांड एलिमेंट एडेप्टेशन। जब वे ग्लोबली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो मार्केटर्स को सर्टेन ब्रांड एलिमेंट्स को चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है। यहां तक कि एक ब्रांड नेम को फोनेटिक और सीमेंटिक ट्रांसलेशंस के बीच चुनाव की आवश्यकता हो सकती है। जब क्लेरोल ने जर्मनी में मिस्ट स्टिक इंट्रोड्यूस किया, जो एक कर्लिंग आयरन है, तो उसे पता चला कि मिस्ट मैन्यू के लिए स्लैंग है। चाइना में कोका कोला और नाइकी दोनों को चाइनीज कैरेक्टर्स का सेट मिला है जो उनके नेम्स की ब्रॉडली लाइक साउंड करता है, लेकिन साथ ही कुछ रेलेवेंट मीनिंग भी ऑफर करता है, क्रमशः कैन बी टेस्टी, कैन बी हैप्पी और एंड्योरेंस कोंका। नंबर्स और कलर्स कुछ कंट्रीज में स्पेशल मीनिंग ले सकते हैं। 4 संख्या पूरे एशिया में अनलकी मानी जाती है क्योंकि जापानीज शब्द डेथ की तरह साउंड करता है। कुछ ईस्ट एशियन बिल्डिंग्स न केवल चौथी मंजिल को स्किप करते हैं, बल्कि अक्सर हर मंजिल को स्किप करते हैं जिसमें 4 होता है, 14, 24, 40 से 49। नोकिया एशिया में 4 संख्या वाले फोन मॉडल्स रिलीज नहीं करता है। और कुछ लैटिन अमेरिकन नेशंस में पर्पल को डेथ से जोड़ा जाता है, इंडिया में व्हाइट मॉर्निंग कलर है और में ग्रीन डिजीज को डिनोट करता है। चाइना में रेड आमतौर पर लक और प्रोस्पेरिटी को सिग्निफाई करता है। ब्रांड स्लोगन्स या एड टैगलाइंस को कभी कभी चेंज करने की भी आवश्यकता होती है। जब कोर्स ने अपना ब्रांड स्लोगन टर्न इट लूज स्पेनिश में डाला तो कुछ लोगों ने इसे सफर फ्रॉम डायरिया के रूप में पढ़ा। एक लॉन्ड्री सोप एड जिसमें रियली डर्टी पार्ट्स धोने का दावा किया गया था, उसे फ्रेंच स्पीकिंग क्यूबेक में ट्रांसलेट किया गया जिसमें प्राइवेट पार्ट्स धोने वाले साबुन के रूप में पढ़ा गया। Purdue का स्लोगन इट टेक्स अ टफ मैन टू मेक अ टेंडर चिकन, स्पेनिश में इट टेक्स अ सेक्सुअली एक्साइटेड मैन टू मेक अ चिकन अफेक्शनेट के रूप में रेंडर किया गया था। टेबल 8.3 में इस क्षेत्र में कुछ और फेमस मार्केटिंग मिस्टेक्स दी गई हैं। ग्लोबल मार्केटिंग में क्लासिक ब्लंडर्स। हॉलमार्क कार्ड्स फ्रांस में फेल हो गए, जहां कंज्यूमर्स सिरपी सेंटिमेंट नहीं पसंद करते हैं और अपने ओन कार्ड्स लिखना पसंद करते हैं। फिलिप्स जापान में टैब तब प्रॉफिटेबल हुआ जब इसने अपने कॉफी मेकर्स का आकार छोटे किचन्स में फिट करने के लिए और अपने शेवर्स को छोटे हाथों में फिट करने के लिए रिड्यूस किया। कोका कोला ने स्पेन में अपना बड़ा 2 लीटर बॉटल विड्रॉ किया जब उसे पता चला कि कुछ ही स्पेनियर्ड्स के पास रेफ्रिजरेटर्स थे जो इसे अकोमोडेट कर सकते थे। जनरल फूड्स टैंग शुरू में फ्रांस में फेल हो गया जब इसे ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस के सब्स्टिट्यूट के रूप में पोजीशन किया गया। फ्रेंच लोग कम ऑरेंज जूस पीते हैं और लगभग कभी भी ब्रेकफास्ट में नहीं पीते हैं। केलॉग्स पॉपटार्ट्स ब्रिटेन में फेल हो गया क्योंकि कम घरों में यूनाइटेड स्टेट्स की तुलना में टोस्टर्स हैं और प्रोडक्ट ब्रिटिश टेस्ट्स के लिए बहुत स्वीट था। प्रॉक्टर अ गैम्बल के क्रेज टूथपेस्ट के लिए यूएस कैंपेन शुरू में मेक्सिको में फेल हो गया। मेक्सिकन्स को डीके प्रिवेंशन बेनिफिट या साइंटिफिकली ओरिएंटेड एडवर्टाइजिंग अपील से उतना फर्क नहीं पड़ता था। जनरल फूड्स ने जापान में पैकेज्ड केक मिक्सेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में लाखों डॉलर स्क्वांडर किए, जहां उस समय केवल 3% घरों में ओवन्स थे। एसी जॉनसन्स वैक्स फ्लोर पॉलिश शुरू में जापान में फेल हो गया। इसने फ्लोर्स को बहुत स्लिपरी बना दिया, एक ऐसी कल्चर के लिए जहां लोग घर में शूज नहीं पहनते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। हर लोकल मार्केट के लिए मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को चेंज करना कम्युनिकेशन एडेप्टेशन कहलाता है। अगर यह प्रोडक्ट और कम्युनिकेशंस दोनों को अडेप्ट करता है तो कंपनी डुअल एडेप्टेशन में एंगेज करती है। मैसेज पर विचार करें। कंपनी हर जगह एक मैसेज का इस्तेमाल कर सकती है, केवल लैंग्वेज और नेम में वेरिएशन करके। जनरल मिल्स अपने डैज़ेस ब्रांड को इंडल्जेंस, अफोर्डेबल लक्जरी और इंटेंस सेंसुअलिटी के टर्म्स में पोजीशन करता है। उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए इसने सेंसेशन नाम से एक 30 सेकंड टीवी स्पॉट रन किया
जिसमें टैगलाइन एंटिसिपेटेड लाइक नो अदर थी। दुनिया भर के मार्केट्स में केवल हर कंट्री की लैंग्वेज में वॉइस ओवर को सब्स्टिट्यूट करके। दूसरी संभावना यह है कि ग्लोबली एक ही मैसेज और क्रिएटिव थीम का इस्तेमाल किया जाए लेकिन एग्जीक्यूशन को अडैप्ट किया जाए। जीई का ग्लोबल इमेजिनेशन एड कैंपेन एशिया और द मिडल ईस्ट में कल्चरल इंटरेस्ट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्रिएटिव कंटेंट को सब्स्टिट्यूट करता है। यहां तक कि हाईटेक स्पेस में भी लोकल एडेप्टेशंस जरूरी हो सकती हैं। तीसरा अप्रोच जिसका इस्तेमाल कोका कोला और गुडिया ने किया है, एड्स का एक ग्लोबल पूल डेवलप करने का है जिसमें से हर कंट्री सबसे उपयुक्त एड सिलेक्ट करता है। आखिरकार कुछ कंपनियां अपने कंट्री मैनेजर्स को कंट्री स्पेसिफिक एड्स क्रिएट करने की अनुमति देती हैं, निश्चित रूप से गाइडलाइंस के अंदर। चैलेंज यह है कि मैसेज को होम मार्केट की तरह कंपेलिंग और इफेक्टिव बनाया जाए। ग्लोबल एडेप्टेशंस अपनी कम्युनिकेशंस को अडैप्ट करने वाली कंपनियां कई चैलेंजेस से जग्गल करती हैं। उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कम्युनिकेशंस लीगली और कल्चरली एक्सेप्टेबल हैं। यूएस टॉय मेकर्स को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई कंट्रीज, उदाहरण के लिए नॉर्वे और स्वीडन में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टारगेट करने वाले कोई भी टीवी एड्स नहीं हो सकते। जेंडर न्यूट्रलिटी की कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्वीडन अब सेक्सिस्ट एडवर्टाइजिंग पर भी प्रोहिबिशन लगाता है। एक कमर्शियल जिसमें कार्स फॉर बॉयज, प्रिंसेसेस फॉर गर्ल्स की बात कही गई थी को गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर्स ने क्रिटिसाइज्ड किया था। कई कंट्रीज सुपर स्किनी और एयरब्रश्ड मॉडल्स को एड्स में एलिमिनेट करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। इजराइल ने प्रिंट और टीवी एड्स और रनवे शोज में अंडरवेट मॉडल्स पर बैन लगा दिया है। मॉडल्स का बॉडी मास इंडेक्स हाइट और वेट के आधार पर एक कैलकुलेशन 18.5 से ज्यादा होना चाहिए। उस बीएमआई स्टैंडर्ड के अनुसार एक फीमेल मॉडल जो 5 फीट 8 इंचेस टॉल है, वह 119 पाउंड से कम वजन नहीं हो सकती। फर्म्स को अपनी क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज और कम्युनिकेशन अप्रोचेस की एप्रोप्रिएटनेस की भी जांच करनी होगी। कंपैरेटिव एड्स हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में एक्सेप्टेबल और यहां तक कि कॉमन है, यूनाइटेड किंगडम में लेस फ्रिक्वेंट हैं, जापान में अनएक्सेप्टेबल हैं और इंडिया और ब्राजील में इलीगल हैं। ईयू में कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत कम टॉलरेंस होती है और एड्स में राइवल्स को बैश करने पर प्रोहिबिशन है। कंपनियों को अपने मैसेजेस के अपील को वेरी करने के लिए भी तैयार रहना होगा। अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग करते हुए कर्दिस ने प्रेक्षित किया कि मिडिल क्लास ब्रिटिश विमेन अक्सर अपने हेयर धोती हैं, स्पेनिश विमेन कम धोती हैं। जापानीज विमेन प्रोटेक्टिव ऑयल्स रिमूव करने के डर से ओवरवॉशिंग से बचती हैं। लैंग्वेज भी वेरी कर सकता है, चाहे वह लोकल लैंग्वेज हो, कोई अन्य जैसे इंग्लिश या कुछ कॉम्बिनेशन। जब ब्रांड अपने नए मार्केट में डेवलपमेंट के अर्लियर स्टेज पर होता है, तो कंज्यूमर एजुकेशन को ब्रांड डेवलपमेंट एफर्ट्स के साथ अकंपनी करने की आवश्यकता हो सकती है। साउथ इंडिया के रूरल एरियाज में चिक शैम्पू लॉन्च करते हुए, जहां हेयर को सोप से धोया जाता है, केविन केयर ने लोगों को लिव टच एंड फील डेमोन्स्ट्रेशंस और फेयर्स में फ्री सैशेज के माध्यम से प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, यह दिखाया। पर्सनल सेलिंग टैक्टिक्स को भी चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में फेवर्ड किया जाने वाला डायरेक्ट, नो नॉनसेंस अप्रोच, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस और व्हाट्स इन इट फॉर मी, यूरोप या एशिया में इनडायरेक्ट, सटल अप्रोच की तरह काम नहीं कर सकता है। ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज विदेश में सेल करने वाली मल्टीनेशनल्स को प्राइस एस्केलेशन और ट्रांसफर प्राइसेस और डंपिंग चार्जेस का सामना करना पड़ता है। इन इश्यूज के भाग के रूप में दो विशेष रूप से थोनी प्राइसिंग प्रॉब्लम्स ग्रे मार्केट्स और काउंटरफीट्स हैं। प्राइस एस्केलेशन एक गक्सी हैंडबैग इटली में $120 में सेल हो सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स में $240 में। क्यों? गक्सी को अपनी फैक्ट्री प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन की लागत, टैरिफ्स, इंपोर्टर मार्जिन, होलसेलर मार्जिन और रिटेलर मार्जिन जोड़ना पड़ता है। इन एडेड कॉस्ट्स और करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क से प्राइस एस्केलेशन के कारण मैन्युफैक्चरर को सैम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कीमत 2 से 5 गुना ज्यादा होनी पड़ सकती है। कंपनियों के पास डिफरेंट कंट्रीज में प्राइसेस सेट करने के लिए 3 चॉइसेस होते हैं। हर जगह एक यूनिफॉर्म प्राइस सेट करना। पेप्सिको शायद दुनिया भर में हर जगह पेप्सी के लिए $1 चार्ज करना चाहेगा, लेकिन फिर यह डिफरेंट कंट्रीज में काफी डिफरेंट प्रॉफिट रेट्स अर्न करेगा। साथ ही यह स्ट्रैटेजी गरीब कंट्रीज में कीमत बहुत ज्यादा और अमीर कंट्रीज में काफी कम कर देगी। हर कंट्री में मार्केट बेस्ड प्राइस सेट करना। पेप्सिको हर कंट्री में जितना अफोर्ड कर सकता है उतना चार्ज करेगा,
लेकिन यह स्ट्रैटेजी कंट्री से कंट्री में एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। यह लो प्राइस कंट्रीज में इंटरमीडियरीज को अपनी पेप्सी को हाई प्राइस कंट्रीज में रीशिप करने के लिए मोटिवेट भी कर सकता है। हर कंट्री में कॉस्ट बेस्ड प्राइस सेट करना। यहाँ पेप्सिको हर जगह अपनी कॉस्ट्स का एक स्टैंडर्ड मार्कअप यूज करेगा, लेकिन यह स्ट्रैटेजी इसे उन मार्केट से बाहर कर सकता है जहां इसकी कॉस्ट ज्यादा हैं। जब कंपनियां अपनी वेयर्स को इंटरनेट पर सेल करती हैं, तो प्राइस ट्रांसपेरेंट हो जाती है और कंट्रीज के बीच प्राइस डिफरेंशिएशन घट जाती है। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स पर विचार करें। जबकि क्लासरूम डिलीवर्ड डे ऑफ ट्रेनिंग की लागत यूनाइटेड स्टेट्स से फ्रांस से थाईलैंड तक काफी वेरी कर सकती है, ऑनलाइन डिलीवर्ड डे की कीमत हर जगह सिमिलर होगी। एक और न्यू ग्लोबल प्राइसिंग चैलेंज में ओवर कैपेसिटी, चीप करेंसीज और एग्रेसिवली एक्सपोर्ट करने की जरूरत वाले कंट्रीज ने अपनी प्राइसेस डाउन पुश की है और अपनी करेंसीज को डिवैल्यूड किया है। स्लगिश डिमांड और हायर प्राइसेस देने की अनिच्छा से इन मार्केट्स में सेल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ यह है कि चाइना के चैलेंजिंग प्राइसिंग मार्केट में कम्पीट करने के लिए आइकिया ने क्या किया। आइकिया। जब स्वीडिश होम फर्निशिंग्स जायंट आइकिया ने 2002 में बीजिंग में अपना पहला स्टोर खोला, तो लोकल स्टोर्स इसके डिजाइन्स की कॉपीज आइकिया की प्राइसेस से कम में सेल कर रहे थे। चाइना के फ्रूगल कस्टमर्स को ल्योर करने का एकमात्र वे प्राइसेस को ड्रास्टिकली स्लैश करना था। चाइना में वेस्टर्न ब्रद्स आमतौर पर मेकअप और रनिंग शूज जैसे प्रोडक्ट्स की कीमत अपने अन्य मार्केट्स की तुलना में 20% से 30% ज्यादा चार्ज करते हैं, चाइना के हाई इंपोर्ट टैक्सेस को कवर करने और अपनी प्रोडक्ट्स को एडेड कैशेट देने के लिए। अपने चाइनीज स्टोर्स में चाइनीज मेड प्रोडक्ट स्टॉक करके आइकिया चाइना के बाहर अपने लेवल से 70% कम प्राइसेस स्लैश करने में सक्षम रहा है। वेस्टर्न स्टाइल शोरूम्स मॉडल बेडरूम्स, डाइनिंग रूम्स और फैमिली रूम्स प्रोवाइड करते हैं और यह सजेस्ट करते हैं कि इन्हें कैसे फर्निश किया जा सकता है। चाइना में होम ओनरशिप लगभग 0 से आज लगभग 70% हो गया है। यह एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। यंग कपल्स विशेष रूप से आइकिया के स्टाइलिश, फंक्शनल मॉडर्न स्टाइल से आकर्षित होते हैं। हालांकि यह अभी भी परसिस्टेंट नॉकऑफ्स के साथ कॉम्पीट करता है, आइकिया 8 लोकेशंस में साइजेबल स्टोर्स मेंटेन करता है और 2015 तक 15 स्टोर्स होने का लक्ष्य है। ट्रांसफर प्राइसेस। एक अलग प्रॉब्लम तब उठता है जब एक यूनिट अपनी फॉरेन सब्सिडरीज में शिप करने वाली गुड्स के लिए सैम कंपनी में दूसरे यूनिट को ट्रांसफर प्राइस चार्ज करता है। अगर कंपनी सब्सिडरी को बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करती है, तो वह हायर टैरिफ ड्यूटीज का भुगतान कर सकती है, हालांकि वह फॉरेन कंट्री में कम इनकम टैक्सेस का भुगतान कर सकती है। अगर कंपनी अपनी सब्सिडरी को बहुत कम प्राइस चार्ज करती है, तो उस पर डंपिंग का आरोप लगाया जा सकता है, या तो अपनी कॉस्ट से कम चार्ज करना या घर में चार्ज करने से कम चार्ज करना ताकि मार्केट में एंटर किया जा सके या जीता जा सके। विभिन्न गवर्नमेंट्स अब्यूसेस के लिए देख रहे हैं और अक्सर कंपनियों को आर्म्स लेंथ प्राइस चार्ज करने के लिए मजबूर करते हैं। सैम या सिमिलर प्रोडक्ट के लिए अन्य कॉम्पिटिटर्स द्वारा चार्ज की जाने वाली कीमत। जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को डंपिंग का सबूत मिलता है, तो वह गिल्टी कंपनी पर डंपिंग टैरिफ लेवी कर सकता है। क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट पर बहुत बहस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना और वियतनाम में प्रोड्यूस किए गए और यूनाइटेड स्टेट्स में भेजे गए वाइन टॉवर्स पर 44.99% से 47.59% की एंटी डंपिंग ड्यूटीज सेट करने का फैसला किया। ग्रे मार्केट्स। कई मल्टीनेशनल्स ग्रे मार्केट से प्लेग हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से डाइवर्ट करता है, या तो इन कंट्री या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार। अक्सर कंपनी को कुछ एंटरप्राइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं जो अपने ओन कंट्री में बेचने से ज्यादा खरीदते हैं और प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाने के लिए गुड्स को दूसरे कंट्री में रीशिप करते हैं। ग्रे मार्केट्स एक फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे लेजिटिमेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट को सपोर्ट करने में इन्वेस्टमेंट कम प्रोडक्टिव होते हैं और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को ग्रे मार्केट पॉसिबिलिटीज की संख्या को रिड्यूस करने के लिए अधिक इंटेंसिव बनाना पड़ता है। वे डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप्स को हार्म करते हैं, मैन्युफैक्चरर की ब्रांड इक्विटी को टार्निश करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करते हैं। वे कंज्यूमर्स के लिए भी रिस्क्स पेश कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट डैमेज्ड, रीलेबल्ड, ऑब्सोलीट, बिना वारंटी या सपोर्ट के, या सिर्फ काउंटरफीट है। अपनी हाई प्राइसेस के कारण प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अक्सर ग्रे मार्केट टारगेट होते हैं। हालांकि यूएस गवर्नमेंट रेगुलेटर्स इंडस्ट्री पर अधिक क्लोजली देख रहे हैं जब से रिची होल्डिंग एजी के कैंसर ड्रग एवस्टिन के फेक वायल्स को यूएस डॉक्टर्स को शिप किया गया था।
मल्टीनेशनल्स ग्रे मार्केट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पुलिस करके, लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी प्राइसेस बढ़ाकर या डिफरेंट कंट्रीज के लिए प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या सर्विस वारंटीज को ऑल्टर करके। 3कॉम ने कनाडा में कई कंपनियों पर कुल $10 मिलियन के लिए मुकदमा किया क्योंकि उन्होंने 3कॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट पर डीप डिस्काउंट्स हासिल करने के लिए रिटन और ओरल मिसरिप्रेजेंटेशंस का यूज किया था। लाखों डॉलर की वर्थ वाला इक्विपमेंट एक यूएस एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी को बेचा जाना था और चाइना और ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाना था, लेकिन इसके बजाय यह वापस यूनाइटेड स्टेट्स में खत्म हो गया। एक रिसर्च स्टडी ने प्रेक्षित किया है कि ग्रे मार्केट एक्टिविटी को सबसे इफेक्टिवली डिटर किया गया जब पेनल्टीज सीवियर थीं, मैन्युफैक्चरर्स वायोलेशंस डिटेक्ट करने में सक्षम थे या टाइमली फैशन में पनिशमेंट्स मीट आउट करने में सक्षम थे, या दोनों। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क्स डेवलप करती हैं और प्रोडक्शन को होम से दूर ले जाती हैं, करप्शन, फ्रॉड और क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स का चांस बढ़ता है। सोफिस्टिकेटेड ओवरसीज फैक्ट्रीज लगभग हर चीज को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम लगती हैं। एक पॉपुलर ब्रांड का नाम लें और चांसेस हैं कि इसका काउंटरफीट वर्जन दुनिया में कहीं मौजूद है। काउंटरफिटिंग का अनुमान है कि यह साल में $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान करता है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 2012 में $1.26 बिलियन की वर्थ वाली गुड्स को सीज किया। मुख्य कल्प्रिट्स चाइना 81% और हांगकांग 12% थे और मुख्य प्रोडक्ट्स अपैरल और एक्सेसरीज थे, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल मीडिया, हैंडबैग्स और वॉलेट्स और वॉचेस और ज्वेलरी थे। 2012 में लंदन में समर ओलंपिक्स में इजिप्शियन ओलंपिक टीम ने यहां तक कि देश की डायर इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण एक चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर से फेक नाइकी गियर खरीदने की बात मान ली। जब नाइकी को पता चला कि क्या हुआ, तो कंपनी ने टीम को जरूरी सभी ट्रेनिंग और विलेज वेयर डोनेट किए। फेक्स हर्म्स, LVMH, मोएट, हेनेसी लुइस और टिफनी जैसे लक्जरी ब्रांड्स के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं, लेकिन फॉल्टी काउंटरफीट्स वास्तव में लोगों को मार सकते हैं। काउंटरफीट बैटरीज वाले सेल फोन्स, कंप्रेस्ड ग्रास ट्रिमिंग से बने फेक ब्रेक पैड्स और काउंटरफीट एयरलाइन पार्ट्स कंज्यूमर्स के लिए सेफ्टी रिस्क्स। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क्स डेवलप करती हैं और प्रोडक्शन को होम से दूर ले जाती हैं, करप्शन, फ्रॉड और क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स का चांस बढ़ता है। सोफिस्टिकेटेड ओवरसीज फैक्ट्रीज लगभग हर चीज को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम लगती हैं। एक पॉपुलर ब्रांड का नाम लें और चांसेस हैं कि इसका काउंटरफीट वर्जन दुनिया में कहीं मौजूद है। काउंटरफिटिंग का अनुमान है कि यह साल में $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान करता है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 2012 में $1.26 बिलियन की वर्थ वाली गुड्स को सीज किया। मुख्य कल्प्रिट्स चाइना 81% और हांगकांग 12% थे और मुख्य प्रोडक्ट्स अपैरल और एक्सेसरीज थे, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल मीडिया, हैंडबैग्स और वॉलेट्स और वॉचेस और ज्वेलरी थे। 2012 में लंदन में समर ओलंपिक्स में इजिप्शियन ओलंपिक टीम ने यहां तक कि देश की डायर इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण एक चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर से फेक नाइकी गियर खरीदने की बात मान ली। जब नाइकी को पता चला कि क्या हुआ, तो कंपनी ने टीम को जरूरी सभी ट्रेनिंग और विलेज वेयर डोनेट किए। फेक्स हर्म्स, LVMH, मोएट, हेनेसी लुइस और टिफनी जैसे लक्जरी ब्रांड्स के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं, लेकिन फॉल्टी काउंटरफीट्स वास्तव में लोगों को मार सकते हैं। काउंटरफीट बैटरीज वाले सेल फोन्स, कंप्रेस्ड ग्रास ट्रिमिंग से बने फेक ब्रेक पैड्स और काउंटरफीट एयरलाइन पार्ट्स कंज्यूमर्स के लिए सेफ्टी रिस्क्स पेश करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स विशेष रूप से वर्risome हैं। पनामा में टॉक्सिक कफ सिरप, चाइना में टेंटेड बेबी फॉर्मूला और नाइजीरिया में फेक टीथिंग पाउडर से हाल के वर्षों में बच्चों की मौतें हुई हैं। लगभग हर प्रोडक्ट वल्नरेबल है। माइक्रोसॉफ्ट का अनुमान है कि चाइना में 4/5वां हिस्सा विंडोज OS सॉफ्टवेयर पायरेटेड है। जैसे कि एक एंटी काउंटरफीट कंसल्टेंट ने प्रेक्षित किया, अगर आप इसे बना सकते हैं, तो वे इसे फेक कर सकते हैं। काउंटरफीटर्स से बचाव एक नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। कुछ ऑब्जर्वर्स का अनुमान है कि एक नया सिक्योरिटी सिस्टम केवल कुछ महीनों पुराना हो सकता है, जब तक कि काउंटरफीटर्स फिर से सेल्स पर निबलिंग करना शुरू नहीं कर देते। द इंटरनेट विशेष रूप से प्रॉब्लमैटिक रहा है। हजारों आइटम्स का सर्वे करने के बाद LVMH ने अनुमान लगाया कि eBay पर लिस्ट किए गए लुइस और क्रिश्चियन डियोर पीसेस का 90% फेक्स थे, जिसके कारण फर्म ने सू किया। मैन्युफैक्चरर्स ऑनलाइन में वेब क्राउलिंग सॉफ्टवेयर के साथ फाइट कर रहे हैं, जो फ्रॉड डिटेक्ट करता है
और किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता के बिना अपैरेंट वायोलेटर्स को ऑटोमैटिकली वॉर्न करता है। AkushNet, टिटलिस्ट गोल्फ क्लब्स और बॉल्स का मेकर, एक दिन में एक सिंगल माउस क्लिक के साथ नॉक ऑफ गियर की 75 ऑक्शंस को शट डाउन कर दिया। वेब क्राउलिंग टेक्नोलॉजी काउंटरफीट स्टोरफ्रंट्स और सेल्स की तलाश करती है, लेजिटिमेट ब्रद्स के सिमिलर डोमेन नेम्स और अनऑथराइज्ड इंटरनेट साइट्स को डिटेक्ट करके जो अपने होम पेजेस पर ब्रांड ट्रेडमार्क्स और लोगोज प्लास्टर करते हैं। यह कीवर्ड्स जैसे चीप, डिस्काउंट, ऑथेंटिक और फैक्ट्री वेरिएंट, साथ ही कलर्स जिनमें प्रोडक्ट्स कभी नहीं बने थे और प्राइसेस जो बहुत ज्यादा कम हैं, की भी जांच करता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज। बहुत से यूएस मैन्युफैक्चरर सोचते हैं कि उनका काम तब खत्म हो जाता है जब प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकल जाता है। उन्हें इसके बजाय यह नोटिस करना चाहिए कि प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री के अंदर कैसे मूव करता है और फाइनल यूजर्स को प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होल चैनल व्यू लेना चाहिए। चैनल एंट्री। चित्र 8.4 सेलर और फाइनल बायर के बीच 3 लिंक्स दिखाता है। पहले में सेलर का इंटरनेशनल मार्केटिंग हेडक्वार्टर्स, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल डिवीजन चैनल्स और अन्य मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में डिसीजंस लेता है। दूसरा लिंक नेशंस के बीच चैनल्स, प्रोडक्ट्स को फॉरेन नेशन की बॉर्डर्स तक पहुंचाता है। इस लिंक में लिए गए डिसीजंस में इंटरमीडियरीज के टाइप्स, एजेंसा, ट्रेडिंग कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन का टाइप, एयर, सी और फाइनेंसिंग और रिस्क मैनेजमेंट शामिल हैं। तीसरा लिंक फॉरेन नेशंस के अंदर चैनल्स, प्रोडक्ट्स को उनके एंट्री पॉइंट से फाइनल बायर्स और यूजर्स तक पहुंचाता है। जब मल्टीनेशनल्स पहली बार किसी कंट्री में एंटर करते हैं तो वे गुड लोकल नॉलेज वाले लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर बाद में फ्रिक्शन उठता है। मल्टीनेशनल शिकायत करता है कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करता है, कंपनी पॉलिसी फॉलो नहीं करता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर इनसफिशिएंट कॉर्पोरेट सपोर्ट, इम्पॉसिबल गोल्स और कंफ्यूजिंग पॉलिसीज की शिकायत करता है। मल्टीनेशनल को राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनना होगा, उनमें इन्वेस्ट करना होगा और परफॉर्मेंस गोल्स सेट करने होंगे जिन पर वे दोनों सहमत हो सकें।